गुड मॉर्निंग गाइस। लास्ट टाइम हम लोगों का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट वाला जो टॉपिक है यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था। सो टुडे वी सपोज टू स्टार्ट विद द टाइम बॉक्सिंग मॉडल। ओके, अब बिफोर वी स्टार्ट विद दिस आई वांट यू टू जस्ट रिविजिट SDLC जो हम लोगों ने मैंने आपको लिखाया था वो। सो एज यू कैन सी हम लोग ने जो SDLC लिखा था, आपने अगर कोई चीज़ अगर मिस किया रहेगा और उसके साथ में अभी आज के टाइम पे अभी के जो अभी हम लोग आगे नए टॉपिक्स पढ़ेंगे उसके लिए जो मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहा हूँ, जस्ट नोट डाउन दैट। फर्स्ट इज रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस आएगा। देन उसके बाद में फिजिबिलिटी स्टडी। एज वी नो वी ऑलरेडी डन विद 4 टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटी: इकोनॉमिकल, टेक्निकल, ऑपरेशनल एंड शेड्यूल फिजिबिलिटी। सिस्टम डिज़ाइन, आर्किटेक्चरल, हाई लेवल डिज़ाइन एंड डिटेल डिज़ाइन। देन कोडिंग आएगा, देन टेस्टिंग आएगा। टेस्टिंग के अंदर यूनिट टेस्ट, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में 2 टाइप आएंगे, टॉप डाउन एंड बॉटम अप। सिस्टम टेस्ट आएगा। ठीक है, जो भी चीज़ आपने मिस किया रहेगा वो नोट कर लेना। इन सिस्टम टेस्ट वी हैव 3 टाइप्स: फंक्शनल, परफॉर्मेंस, पोर्टेबिलिटी, सिक्योरिटी। एक्सेप्टेंस के अंदर अल्फा बीटा आएगा और वो दोनों के बीच में ग्रे बॉक्स आएगा। डिप्लॉयमेंट, ट्रेनिंग आएगा एंड मेंटेनेंस के 4 टाइप रहेंगे। अब यहाँ पे आपको करना क्या है इन टेस्टिंग, ये वाले जो आपने टेस्टिंग लिखे हैं ना, इसके आगे एक कर्ली ब्रैकेट बनाना। ध्यान से सुनो, ये टेस्टिंग टाइप्स जो आपने लिखे उसके आगे एक कर्ली ब्रैकेट बनाना और वहां पे लिख दो रीटेस्टिंग एंड रिग्रेशन टेस्ट। रीटेस्टिंग एंड रिग्रेशन टेस्ट। ओके, रीटेस्टिंग एंड रिग्रेशन टेस्ट। और आपका ये जो पूरा SDLC है ना, उसके बाजू में एक सीधा लाइन बनाओ डाउन साइड पे, वर्टिकल लाइन फ्रॉम पॉइंट नंबर 1 टिल पॉइंट नंबर लास्ट मेंटेनेंस वाला जो है वहां तक का। ठीक है, एक वर्टिकल लाइन बनेगा और वो जो वर्टिकल लाइन बनेगा उसके ऊपर वी सपोज टू राइट समथिंग। ठीक है, लाइक यहाँ पे बाजू में आपने जो 1 2 3 4 लिखा है ना, उसके बाजू में ऐसे एक वर्टिकल लाइन बना दो। SDLC जो हम लोगों ने डायग्राम बनाया उसके अंदर, और उसमें ऐसा एरो बनाओ और उसमें यहाँ पे वर्टिकल लाइन के बाजू में लिख दो अर्ली टेस्टिंग। ओके, ये पॉइंट्स मैं आगे आगे जैसे जाते जा रहे हैं हम लोग, मैं आपको वो डायग्राम अपडेट करा रहा हूँ, तो वो समझो कि कहाँ पे हम लोग क्या चीज़ें अपडेट करें और उसका पर्पस क्या है। सो अभी आपने जो अर्ली टेस्ट वर्ड लिखा, अर्ली टेस्ट का मतलब होता है कि जो आपका फर्स्ट स्टेज है वहीं से हम लोग टेस्टिंग चालू करेंगे। आपका फर्स्ट स्टेज जो है, फर्स्ट स्टेज कौन सा है हम लोगों ने SDLC में पढ़ा? दैट इज रिक्वायरमेंट गैदरिंग। सो रिक्वायरमेंट गैदरिंग से ही हम लोग टेस्टिंग करना चालू करेंगे। दैट मीन्स टेस्टिंग इज अप्लाइड ऑन ऑल द स्टेजेस, ऑन ईच एंड एवरी स्टेज ऑफ आर SDLC। लाइक अगर रिक्वायरमेंट गैदरिंग एनालिसिस करेंगे तो अगेन वी आर गोइंग टू टेस्ट इट कि जो रिक्वायरमेंट गैदर एंड एनालिसिस हुआ है वो करेक्ट एज पर यूजर रिक्वायरमेंट जो बोले उन्होंने उसके हिसाब से सूटेबल है कि नहीं। फिजिबिलिटी स्टडी, देन डिज़ाइन। अगेन डिज़ाइन को हम लोग रीटेस्ट करेंगे जस्ट टू वेरीफाई, आई मीन उसको हम लोग वेरीफाई करेंगे कि आपके डिज़ाइन जो है वो रिक्वायरमेंट से मैच कर रहे हैं कि नहीं, ऑन एवरी लेवल ऑफ दैट डिज़ाइनिंग। कोडिंग पे तो टेस्ट आएगा ही ऑफ कोर्स, लेकिन बेसिकली अर्ली टेस्टिंग का मतलब क्या है? ऑन ईच एंड एवरी स्टेज ऑफ SDLC विल ट्राई टू वेरीफाई वेदर दैट स्टेज विच वी हैव डेवलप्ड इज करेक्ट एज पर द यूजर रिक्वायरमेंट और नॉट। इसको अर्ली टेस्ट बोलते हैं। और रीटेस्टिंग जो है, रीटेस्टिंग का मतलब होता है कि हम लोग कोई एक मॉड्यूल हम लोगों ने बना दिया या कोई एक सब मॉड्यूल हम लोगों ने बना दिया, बराबर है। तो जब हम लोगों ने कोई एक मॉड्यूल या कोई एक सब मॉड्यूल बनाया, उसके बाद में उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। लाइक जैसे यहाँ पे हम लोगों ने देखा है इन टेस्टिंग पार्ट वी हैव यूनिट टेस्ट, जहाँ पे हम लोग एक एक छोटा छोटा यूनिट जो है हम लोगों के सॉफ्टवेयर का वो टेस्ट करते हैं, बराबर है। देन उसके बाद में आता है इंटीग्रेशन टेस्ट, जिसके अंदर 2 टाइप्स आते हैं, टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोच। सो टॉप डाउन का मतलब है कि हम लोगों के टॉप मॉड्यूल्स जो है, टॉप मॉड्यूल जो है हम लोग के प्रोजेक्ट के, वो वाले हम लोगों के रेडी है। बॉटम मॉड्यूल हम लोगों के रेडी नहीं है, या सारे बॉटम मॉड्यूल रेडी नहीं है। तो हम लोगों को क्या करना है, टॉप डाउन इंटीग्रेशन के अंदर
हम लोग टॉप डाउन इंटीग्रेशन में टॉप वाले मॉड्यूल्स जो रेडी है और बॉटम वाले जो रेडी नहीं है, वो बॉटम वाले जो मॉड्यूल्स की जगह पे हम लोग उनके डमी ऐड कर देंगे वहाँ पे, एंड देन वी ट्राई टू चेक और देन वी ट्राई टू टेस्ट कि नाउ थिंग्स आर वर्किंग फाइन और नॉट, और इज देयर एनी प्रॉब्लम। कि जब अगर हम लोग बॉटम वाले रेडी करके जब साथ में इंटीग्रेट करेंगे तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगा, ये वेरीफाई करेंगे। इसको हम लोग टॉप डाउन अप्रोच बोलते हैं, ठीक है। देन उसके बाद में वी हैव बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप में क्या होगा, बॉटम मॉड्यूल्स रेडी रहेंगे हम लोग के, टॉप वाले रेडी नहीं रहेंगे, तो उसके जगह पे हम लोग उनके डमी ऐड करके चेक करेंगे कि जब हम लोग के टॉप वाले रेडी हो जाएंगे और उनको बॉटम मॉड्यूल के साथ हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो हाउ इट्स गोइंग टू रिएक्ट, ठीक है। ये वाला होता है इंटीग्रेशन टेस्ट। अब ये सब होने के बाद में सपोज हम लोगों ने कोई एक मॉड्यूल बनाया, उसके अंदर कोई एक सब मॉड्यूल है, लाइक स्टूडेंट मॉड्यूल है, और उसके अंदर वी हैव सब मॉड्यूल जूनियर कॉलेज स्टूडेंट एंड डिग्री कॉलेज स्टूडेंट। अब जूनियर कॉलेज वाला जो हम लोगों का स्टूडेंट मॉड्यूल है, सपोज उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ गया, तो वो जो प्रॉब्लम है वो लॉजिकल प्रॉब्लम है, उसके लिए हम लोगों को कोडिंग के अंदर चेंज करना पड़ा, या बहुत सारा कोडिंग हम लोगों को चेंज करना पड़ा। रिमेंबर, हम लोगों ने कोडिंग में चेंज किया है, ठीक है, इन सब मॉड्यूल। कौन सा, जूनियर कॉलेज वाला। तो अभी आपको चेक क्या करना है कि जब अगर मैंने एक स्टूडेंट मॉड्यूल का सब मॉड्यूल जो है जूनियर कॉलेज स्टूडेंट, उसके अंदर जब मैंने कोडिंग में चेंज किए तो उसका पॉजिटिव एंड निगेटिव इम्पैक्ट उसके बाकी के उससे कनेक्टेड जो सब मॉड्यूल और उसके ऊपर डिपेंडेंट बाकी के जो मॉड्यूल है उसके ऊपर उसका कैसा पॉजिटिव या निगेटिव इम्पैक्ट आता है, ये आपको देखना पड़ेगा, बराबर है। तो जब अगर मैंने कोई एक मॉड्यूल या उसके सब मॉड्यूल में प्रोग्राम में कोडिंग में चेंज किया है तो उसको तो एग्जीक्यूट करके मैं देखूंगा ही कि वो प्रॉपर चल रहा है कि नहीं। तो वो जो चीज आपने कोडिंग में मॉडिफाई किया और वापस उसी को आप टेस्ट करके वेरीफाई कर रहे हैं कि नाउ इट इज वर्किंग फाइन और नॉट, इसको हम लोग रीटेस्ट बोलते हैं। कि कोडिंग में आपने चेंज किया वो स्पेसिफिक मॉड्यूल या सब मॉड्यूल का, ठीक है, और बाद में आप उसको वापस रीटेस्ट कर रहे हैं जस्ट टू मेक श्योर कि आपने जो नया कोडिंग अप्लाई किया है वो प्रॉपरली अप्लाई हुआ, अभी आपका प्रीवियस जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ कि नहीं। उसके बाद में आता है रिग्रेशन टेस्ट। रिग्रेशन टेस्ट में क्या होता है, आपने जो जो सब मॉड्यूल लाइक जूनियर कॉलेज हम लोग का सब मॉड्यूल है उसके अंदर मैंने चेंज कर दिया, नाउ दैट इज वर्किंग फाइन, लेकिन उसका निगेटिव इम्पैक्ट प्रोजेक्ट के कोई दूसरे सब मॉड्यूल या मॉड्यूल पे तो नहीं पड़ा है। उसके लिए आपको क्या चेक करना पड़ेगा, बाकी के मॉड्यूल्स जो है या सब मॉड्यूल्स जो है वो जो जूनियर कॉलेज स्टूडेंट मॉड्यूल के साथ में कनेक्टेड है, अभी तक वो लोग सेम वे में काम कर रहे हैं या कोडिंग में चेंज करने के बाद में उनका वे ऑफ वर्किंग में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कोई एरर आ रहा है, या कोई एक्सेप्शन थ्रो हो रहा है। तो जब आप एक प्रोजेक्ट के एक पार्ट में कोडिंग में कुछ आपने चेंजेस किया है तो उसका पॉजिटिव या निगेटिव इम्पैक्ट प्रोजेक्ट में बाकी जगह पे कैसा पड़ रहा है, ये देखने के लिए आपको प्रोजेक्ट के बाकी के उसके ऊपर डिपेंडेंट मॉड्यूल एंड सब मॉड्यूल वापस आपको टेस्ट करने पड़ेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं रिग्रेशन टेस्ट, ठीक है। इसको हम लोग रिग्रेशन टेस्ट बोलेंगे कि जो पार्ट में जो प्लेस पे आपने कोडिंग में चेंज किया उसको तो आपने टेस्ट किया, दैट इज रीटेस्टिंग, लेकिन उसके साथ में उससे कनेक्टेड बाकी चीजों को भी आपको वापस टेस्ट करना पड़ेगा, उसको रिग्रेशन टेस्ट बोलते हैं। अब हर बार आप कोड में कहीं ना कहीं चेंज करेंगे और बाकी के उससे कनेक्टेड बाकी के मॉड्यूल्स अगर आप टेस्ट करने बैठेंगे मैन्युअली तो वो आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर देगा टेस्टिंग में, इतना टाइम हम लोगों के पास नहीं होता है। सो फॉर दैट रीजन, फॉर दैट पर्पज हम लोग अभी यहाँ पे रीटेस्ट जो है उसके आगे ब्रैकेट में लिख देना मैनुअल टेस्ट होगा। मतलब जो पार्ट में जो प्रोजेक्ट के पार्ट में मैंने कोडिंग में चेंज किया उसको मैन्युअली मैं टेस्ट करके देखूंगा कि वो अभी ढंग से वर्क हो रहा है क्या नहीं, एंड उससे कनेक्टेड बाकी के जो पार्ट है उसके लिए हम लोग ऑटोमेशन टेस्टिंग टूल यूज करेंगे, मतलब ऑटोमेशन टेस्टिंग होगा। सो रिग्रेशन टेस्ट में मैं बार बार मैन्युअली चीजें को टेस्ट नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली दूसरे ऑटोमेशन टेस्टिंग टूल, रेडी टेस्टिंग टूल्स जो है उसका हेल्प लूंगा। गेटिंग? सो रीटेस्टिंग में ब्रैकेट में मैनुअल टेस्ट आएगा। मैंने आपको बोला ना आपको क्या करना है, ये जो सारे हम लोगों ने टेस्टिंग के टाइप्स लिखे हैं इसके आगे कर्ली ब्रैकेट डाल के आपको यहाँ पे रीटेस्ट लिखना है। रीटेस्ट में ब्रैकेट में लिख दो मैनुअल टेस्ट एंड रिग्रेशन टेस्ट, ब्रैकेट में लिख दो ऑटोमेशन टेस्ट। सो दैट्स इट। अभी यहां से हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे उसके लिए मुझे जो आपको बताना था वो यहाँ पे हो गया है, ठीक है।
अब इसके साथ में लास्ट टाइम जो हम लोगों ने RUP पढ़ा था बहुत क्विकली पढ़ लिया था, उसको एक डिटेल डिस्कशन की ज़रूरत है आगे के SDLCs पढ़ने के लिए। सो वही हम लोग करेंगे, एक बार RUP वापस रिविजिट करेंगे, डिटेल में देख लेंगे, बाद में मैं आपको आगे के जो टॉपिक है वो पढ़ा रहा हूँ, तो ध्यान से देख लेना, ध्यान से देखना। ओके, बाद में नेक्स्ट वी हैव इज रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस। अब देखो यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिया हुआ है और वो डायग्राम के यहाँ पे जो पॉइंट्स दिए है ना वो हम लोगों को नीचे दिए हुए हैं। दिस आर द पॉइंट्स। एक बार वो पॉइंट्स डिस्कस करते हैं फिर डायग्राम में आता है तो आपको बहुत क्लियरली पता चलेगा। सो देखो सबसे पहले इंसेप्शन बोला। इंसेप्शन का मतलब क्या है? देखो यहाँ पे दिया आपको इंसेप्शन, एलेबोरेशन, कंस्ट्रक्शन एंड ट्रांजिशन। सो इंसेप्शन मीन्स क्या होता है? द गोल ऑफ इंसेप्शन फेज टू एस्टेब्लिश अ बिजनेस केस फॉर अ सिस्टम एंड आइडेंटिफाई ऑल एक्सटर्नल एंटिटीज। लाइक इंसेप्शन में हम लोग क्या आइडेंटिफाई करेंगे? कौन से टाइप के लोग रहेंगे एंड जो सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करेंगे। सो वी आर टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर्स। इफ यू रिमेंबर मैंने एक वर्ड आपको बताया था एंड उनका सिस्टम के साथ इंटरेक्शन कैसा रहेगा ये हम लोग डिफाइन करेंगे। बिकॉज कितने टाइप के यूजर्स आपका सिस्टम या सॉफ्टवेयर यूज करने वाले हैं, जब ये अगर हम लोगों को पता चलेगा उसी के बेस के ऊपर हम लोग आगे वो जो यूजर्स है उनके साथ में उनके स्पेसिफिक जो फंक्शंस है उनको फुलफिल करने का ट्राई करेंगे इन आवर सिस्टम। ठीक है, सो इंसेप्शन का मतलब यही रहेगा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यूजर्स आर गोइंग टू इंटरेक्ट विद आवर सिस्टम एंड वो इंटरेक्शन कौन से वे में होगा। मोबाइल से होगा, कंप्यूटर से ही होगा, वेदर दे विल बी इंटरेक्टिंग जहाँ पे क्लाउड कंसेप्ट पिक्चर में आ रहा है, या फिर दे आर इंटरेक्टिंग जहाँ पे सपोज कोई वेबकैम पिक्चर में आ रहा है, या फिर दे वांट टू इंटरेक्ट विद अदर सिस्टम जहाँ पे और कोई पैटर्न है। सो ये सारे पॉइंट्स के ऊपर हम लोग बेसिकली फोकस करते हैं। देन उसके बाद में एलोबरेशन में क्या बोला है, जहाँ पे हम लोग प्रॉब्लम डोमेन जो है वो समझने के ट्राई करेंगे कि हम लोग को अगर एक सॉफ्टवेयर बनाना है तो उसका मेन रीजन क्या है। Why do we require that software at that specific point of time and for that institution and an organization? So यहाँ पे हम लोगों को exactly पता चलेगा कि okay, the institution and organizations are facing some or the other problems because of lack of technology. या फिर the work is getting delayed or the employees are overburdened with the work. So when we help them or when we develop a software for them, so we can make or we can create an ease for their employees जिससे उनका काम quickly हो पाए और अभी जितना client interaction या customer handling में उनको तकलीफ आ रहा है उतना ना हो। जैसे अगर हम लोग सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो मैं बोलूंगा कि ओके विल बी अबाउट टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर फॉर सम होटल, जहाँ पे अभी तक जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे थे देर आर सम loopholes या some features were not available on that software or it was technologically very backward. So we are trying to develop a software which is advanced with respect to current trends and technology, and at same point of time it will also reduce the burden or it will also make the things quite simple for employees to work on it. तो आपको प्रोजेक्ट रिस्क क्या है ये भी आइडेंटिफाई करना है। मतलब हम लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करने वाले हैं और इन्वेस्टमेंट के टाइम पे आपको ये भी देखना है कि कौन से क्रिटिकल एस्पेक्ट्स है ऑफ दैट प्रोजेक्ट। तो वो अगर सक्सेसफुली बिल्ड नहीं हुए या फिर वहाँ पे मिस्टेक रहा तो आपका कितना आपका रिस्क वहाँ पे हो सकता है। सपोज यू आर ट्राइंग टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर बट इफ इंसेप्शन फेज में जो टाइप ऑफ यूजर्स हम लोगों ने समझे थे, इफ दे आर नॉट कंफर्टेबल तो क्या होगा, आपका सॉफ्टवेयर ज्यादा कोई यूज नहीं करेगा, दे विल अवॉइड इट। या फिर कोई क्रिटिकल एस्पेक्ट्स के लिए आप जहाँ पे उसको बना रहे वहां पे कौन से सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है जिसके ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट कम्स कंस्ट्रक्शन। सो कंस्ट्रक्शन में क्या बोला, कंस्ट्रक्शन फेज इज एसेंशियली कंसर्न विद, सबसे पहले क्या आएगा, सिस्टम डिजाइन आएगा।
और एज वी नो सिस्टम डिजाइन के अंदर कंस्ट्रक्शन, देखो कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या क्या चीजें ऐड कर रहे हैं, डिजाइन, प्रोग्राम एंड टेस्टिंग, डिजाइन, कोड एंड टेस्ट, ये 3 चीज कंस्ट्रक्शन में आ रहा है, याद रखो। और सिस्टम डिजाइन के अंदर हम लोगों के 3 डिजाइन रहते हैं, इफ यू रिमेम्बर, आर्किटेक्चरल डिजाइन, हाई लेवल डिजाइन एंड डिटेल डिजाइन। एंड प्रोग्रामिंग में आपका कोडिंग ही आएगा। एंड उसके बाद में आएगा टेस्टिंग। देन कम्स ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मतलब टेस्टिंग के बाद फाइनल फेज ऑफ आरयूपी, रैशनल यूनिफाइड। रैशनल है मतलब एज एंड व्हेन प्रोजेक्ट चेंजेस, यहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हो। मूविंग द सिस्टम फ्रॉम डेवलपमेंट कम्युनिटी टू यूजर कम्युनिटी, मतलब टेस्ट होने के बाद में डिप्लॉयमेंट होगा टुवर्ड्स द यूजर साइड, जहाँ पे वो रियल एनवायरनमेंट में काम करेगा। सो दैट इज ऑल अबाउट ट्रांजिशन, ठीक है। अब उसके बाद आपको यहाँ पे ये देखो, ये ऊपर का हम लोगों ने देख लिया, इंसेप्शन, कौन से टाइप के यूजर्स काम करेंगे वो देखना है। एलोब्रेशन में आपके प्रोजेक्ट रिस्क क्या रहेंगे, और आपको डेवलप करना है तो प्रॉब्लम डोमेन आइडेंटिफाई करो, वो सब आएगा यहाँ पे। कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम डिजाइन, देन कोडिंग एंड टेस्टिंग। एक बार टेस्टिंग हो गया तो फिर जब हम लोग क्लाइंट साइड पे उसको डिप्लॉय कर रहे हैं वो किस में आएगा, ट्रांजिशन फेज में आएगा। सो दिस आर द 4 phases ऑफ आरयूपी। अब यहाँ पे देखो, अगर आप देखेंगे सो आपको ये वाले सारे स्टेप्स दिए हुए हैं। सो वो सारे स्टेप्स का मतलब क्या है, बिजनेस मॉडलिंग, जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यूज केस डायग्राम्स बनाएंगे फॉर आर बिजनेस पर्पज। आपने एटलीस्ट 1-2 प्रैक्टिकल्स हुए रहेंगे, सो यू मस्ट बी अवेयर अबाउट व्हाट वी मीन बाय और हाउ यूज केस डायग्राम्स लुक लाइक। उसके बाद में रिक्वायरमेंट्स आएंगे, तो हम लोग के पास एक्टर है हु इंटरैक्ट विद द सिस्टम। ये हम लोगों ने देखा है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग के लिए भी हम लोग ऐसे ही, और उसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही यूज केस डायग्राम्स हम लोग बनाएंगे। यूज केसेस आर डेवलप्ड टू मॉडल द सिस्टम रिक्वायरमेंट, ठीक है। और रिक्वायरमेंट कैसे गैदर करते हैं मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है प्रीवियस लेक्चर में। उसके बाद में रिक्वायरमेंट एनालिसिस डिजाइन आएगा। सो डिजाइन मॉडल इज क्रिएटेड एंड डॉक्यूमेंटेड। अब यहाँ पे आपको क्या बोला है, कौन से डिजाइन आएंगे, आर्किटेक्चरल डिजाइन, उसके बाद में हाई लेवल डिजाइन जहाँ पे हम लोग कंपोनेंट्स या मॉड्यूल बाय मॉड्यूल डिजाइन बनाएंगे, ऑब्जेक्ट मॉडल्स आएंगे एंड सीक्वेंस मॉडल आएंगे। सो ये सारे टाइप के अलग अलग टाइप के आपके डिजाइन आएंगे, ठीक है, जहाँ पे ओवरऑल डिजाइन रहेगा, देन उसके अंदर जो कंपोनेंट्स है उसका डिजाइन रहेगा, देन उसके अंदर वापस जो सब कंपोनेंट्स है, ऑब्जेक्ट्स है, उसका डिजाइन रहेगा, और उसके बाद में ये सारे चीजें कौन से सीक्वेंस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे, वो सीक्वेंस हम लोग यहाँ पे बताएंगे, सीक्वेंस मॉडल। इम्प्लीमेंटेशन बहुत सिंपल है। इम्प्लीमेंटेड का मतलब क्या होगा, इम्प्लीमेंटेड स्ट्रक्चर इनटू सबसिस्टम्स, कोड जनरेशन पार्ट आएगा इम्प्लीमेंटेशन में। देन उसके आगे आएगा टेस्टिंग, टेस्टिंग के बाद में आएगा डिप्लॉयमेंट, उसके बाद में आएगा, अगर डिप्लॉयमेंट के बाद में जब हम लोग मेंटेनेंस पे जा रहे हैं तो कॉन्फ़िगरेशन एंड चेंज मैनेजमेंट जो है या सपोर्ट एक्टिविटी जो है वो यहाँ पे चलेगा, जहाँ पे आपकी सिस्टम में अगर कहीं पे कोई मिस्टेक है तो वो हम लोग यहाँ से देख लेंगे। देन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आएगा, दिस सपोर्ट्स वर्क फ्लो मैनेज विद द सिस्टम डेवलपमेंट, एंड लास्ट में एनवायरनमेंट। तो आपने जो सॉफ्टवेयर टूल्स बनाए हुए हैं वो स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर टीम वो एनवायरनमेंट के हिसाब से, मतलब जो क्लाइंट साइड पे जो एनवायरनमेंट है उसको फॉलो करके बनाया क्या, ये पॉइंट्स आएंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पे क्या दिया है, 6 बेस्ट प्रैक्टिसेस जो यहाँ पे दिए, लाइक डेवलप सॉफ्टवेयर इन इटरेटिव वे, ऑलरेडी हम लोगों ने समझा है। प्लान इंक्रीमेंट्स, मतलब मैं यहाँ पे बताऊंगा कि ओके हम लोग पूरा सॉफ्टवेयर जो है वो 6 पार्ट में 6 इटरेशन में बनाएंगे, और उसके बाद में हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंक्रीमेंट वे में आप सिस्टम को बनाते जाओ। इटरेशन बना, इटरेटिव मतलब सॉफ्टवेयर का आपने पार्ट्स बना दिए, सपोज आपने बोल दिया कि ओके 6 पार्ट्स में विल बी डेवलपिंग और इन 10 पार्ट्स विल बी डेवलपिंग दिस सॉफ्टवेयर। तो उसके बाद मैं बताऊंगा कि ओके ये फर्स्ट पार्ट रहेगा, ये प्रॉपर बना, तो उसके बाद उसके ऊपर हम लोग सेकेंड पार्ट लेके आएंगे। सो क्या हो गया, आपके प्रोजेक्ट में इंक्रीमेंट हुआ ना, पहले सिर्फ एक छोटा सा पार्ट बना था, उसके ऊपर और एक पार्ट लेके आए हम लोग, वो होने के बाद में उसके ऊपर कोई तीसरा पार्ट लेके आएंगे। सो अगेन दैट इज एन इंक्रीमेंट। रिमेंबर, ये वे में आपका इंक्रीमेंट वाला जो पॉइंट है वो काम करेगा।
आई होप दिस इज क्लियर। सो प्लान इंक्रीमेंट्स मतलब कहाँ कहाँ पे हम लोग कैसे कैसे आगे आगे और न्यू फीचर्स जो है वो ऐड करते जाएंगे, वो यहाँ पे बताया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे वही बताया, सबसे पहले तो इटरेटिव वे में सॉफ्टवेयर डेवलप होगा और उसमें भी हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीमेंटल अप्रोच फॉलो करेंगे। मतलब एक बना उसके ऊपर दूसरा लाओ, देन थर्ड पार्ट लेके आओ, देन फोर्थ इटरेशन लाओ, फिफ्थ लाओ, इट गोज लाइक दैट। एंड उसके आगे क्या बोला, सिस्टम अब ये प्लान इंक्रीमेंट होगा बेस्ड ऑन कस्टमर्स प्रायोरिटी। मतलब कस्टमर को कौन से फंक्शंस या कौन सा पार्ट सबसे पहले रिक्वायर्ड है, उसके हिसाब से आपने जो मल्टीपल इटरेशंस में डिवाइड किया है सॉफ्टवेयर को, उसमें से कौन सा पार्ट या कौन सा इटरेशन के जो फंक्शंस है वो क्लाइंट को या कस्टमर को सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड या नेसेसरी है, और उसको सबसे पहले हम लोग डिलीवर करेंगे। बराबर है, डेवलप एंड डिलीवर करेंगे क्योंकि उसका प्रायोरिटी हाईएस्ट रहेगा। देन मैनेज रिक्वायरमेंट, एक्सप्लिसिट डॉक्यूमेंट्स होंगे कस्टमर के साइड से, जो रिक्वायरमेंट आएंगे उसका हम लोग पूरा ट्रैक रखेंगे। अगर कस्टमर को चेंज बोल रहे हैं तो उसका भी हम लोग ट्रैक रखेंगे। एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम वी विल बी ऑल्सो एनालाइजिंग दोज रिक्वायरमेंट। और अगर कोई रिक्वायरमेंट में बहुत ज्यादा अगर चेंजेस होते हैं तो आपके सिस्टम के ऊपर उसका इम्पैक्ट क्या होगा। पहले जो हम लोगों ने अज्यूम किया था वैसा ही आपका इतना सिंपल सिस्टम बनेगा या फिर वहां पे प्रॉब्लम होंगे, ये भी हम लोग देखेंगे। बराबर है। सो बिकॉज अगर बहुत ज्यादा अगर रिक्वायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं तो आपका सॉफ्टवेयर का जो मेन थंब रूल है या मेन कंसेप्ट है वो चेंज होने के भी चांसेस है वहां पे। तो वो टाइम पे अगेन हम लोगों को फोकस करना है कि चेंजेस जो है वो एक लिमिट तक रहे। फॉर एग्जाम्पल ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले हम लोगों ने बोला था कि डेटाबेस जो है वो हम लोग डेटाबेस सर्वर पे रखेंगे, सडनली हम लोगों ने डेटाबेस को क्लाउड पे डिप्लॉय कर दिया। सो इसका डिसएडवांटेज क्या रहेगा, जहां पे आप डेटाबेस डिजाइन बना रहे थे उसके जगह पे अब सर्वर से कम्युनिकेट करने के लिए जो डेटाबेस डिजाइन बना रहे थे उसके जगह पे अभी क्लाउड के साथ कैसे वर्कआउट करेगा। और क्लाउड का आपको अलग से एक सपोर्टेबल ऐप बनाना पड़ेगा। जैसे अगर मैं विंडोज पे हूं तो विंडोज के अपने क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन बनाने के अलग अलग वेज अवेलेबल है। गूगल आपको प्रोवाइड करता है सेम वे, तो वो अलग से एक क्लाउड बेस्ड आपको डेवलपमेंट करना पड़ेगा जो आपके फर्स्ट डिफाइंड रिक्वायरमेंट में था ही नहीं। देन उसके आगे आप देखो कि नेक्स्ट सपोज अगर क्लाइंट बोल रहा है कि अभी उनको सेम चीजें जो है वो मोबाइल पे भी एक्सेसिबल चाहिए, तो अब यहाँ पे दिस इज गोइंग टू इम्पैक्ट योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। क्योंकि आप देखो कि एक जो डेवलपमेंट आप वेबसाइट पे कर रहे हो ना, वैसा ही डेवलपमेंट आपको वैसा ही पूरा प्रोजेक्ट आपको मोबाइल के लिए चलाना पड़ेगा। सो हम लोग कौन से रिक्वायरमेंट मैनेज रिक्वायरमेंट में ये देखेंगे हम लोग कि कस्टमर साइड से कौन से रिक्वायरमेंट आ रहे हैं, कौन से रिक्वायरमेंट में चेंजेस हो रहे हैं, और वो जो चेंज हो रहा है वो आप जो सिस्टम बना रहे हैं उसके ऊपर वो कितने बड़ा इम्पैक्ट डालेंगे। और उसके बाद में वो क्लाइंट ने पहले जो बजट दिया था उतने ही बजट में वो पॉसिबल है क्या, अगर है तो ठीक है, अदरवाइज छोड़ दो उसको। देन नेक्स्ट अगर आप देखेंगे यहाँ पे यूजर कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर बनाएंगे, स्ट्रक्चर बताएंगे हम लोग। बराबर है कि हर एक कंपोनेंट जो फिक्स होंगे वो कैसे होंगे। देन विजुअल मॉडल बनेंगे सॉफ्टवेयर के, लाइक यूएमएल मॉडल्स। बराबर है। देन वेरीफाई सॉफ्टवेयर क्वालिटी, मतलब टेस्टिंग होगा। और उसके बाद में कंट्रोल चेंजेस टू सॉफ्टवेयर, ये आपका कभी आया कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। मतलब अब जब आप सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय कर रहे हो ऑन क्लाइंट साइड तो वो सारे टाइम पे ये सारे पॉइंट्स आएंगे। तो ऊपर ये जो भी डायग्राम में हम लोगों ने देखा वो सारे पॉइंट्स जो है वो हम लोगों ने नीचे डिस्कस कर लिया। इंसेप्शन क्या होगा वो देखा, और वो टाइम पे हम लोग कौन से पॉइंट्स पे ज्यादा फोकस करेंगे वो देखा है। सो आप अभी एक बार ये डायग्राम देख लेना, मैंने पूरा नीचे जो हम लोग के पॉइंट्स थे इंपॉर्टेंट वो पढ़ा दिया आपको। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट ओके सो ये हम लोगों का RUP जो उस दिन हम लोगों ने सर्टन थिंग्स जो मिस किए थे वो एक बार रिविजिट कर लिया है।
Now from our notes we'll start with okay, just 1 minute. From our notes we'll start with the next topic, that is time boxing. अब टाइम बॉक्सिंग होता क्या है, वाई इट इज़ नेसेसरी और वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये देखते हैं हम लोग. सो एज यू कैन सी हम लोगों को यहाँ पे सबसे पहले बोला है टाइम बॉक्सिंग के अंदर वर्ड देखो. टाइम बॉक्सिंग मतलब विद इन अ टाइम या विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम आपको कंपलसरी कोई एक चीज़ करना ही करना है. यू डोंट हैव एनी अदर ऑल्टरनेटिव. आप गलती से भी टाइम लिमिट क्रॉस नहीं कर सकते. यहाँ पे अगर आप देखेंगे हम लोग जो भी टाइम रहेगा ना, ये हम लोगों का पैटर्न होता है T/3. सो जो भी आपका ड्यूरेशन रहेगा उसको 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे. फर्स्ट पार्ट या फर्स्ट टीम जो है वो रिक्वायरमेंट गैदरिंग, एनालिसिस, फिजिबिलिटी स्टडी और बेसिक मॉड्यूल डिवीजन ये सब पे काम करेगा. सेकेंड टीम जो है वो डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट पे काम करेगा. देन थर्ड टीम पे टेस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट का काम आ जाएगा. सो ये वे में हम लोगों ने अलग अलग जो टीम है उनको एक फिक्स टास्क जो है वो बता के रख दिया है. ठीक है. सो यहाँ पे देखो अभी हम लोग के पास टाइम बॉक्सिंग फर्स्ट टीम है, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ है. मतलब 4 पार्ट में आप प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं लेट्स सपोज. अब हम लोगों ने क्या किया है कि आपके पास पहला पहला जो आपको पार्ट बनाना है प्रोजेक्ट का, उसके लिए सपोज आपके पास 9 डेज है. सो 9/3 किया तो आपके पास रिक्वायरमेंट के लिए 3 दिन बचे हैं, बिल्ड के लिए 3 दिन है और डिप्लॉयमेंट के लिए 3 दिन है. बराबर है. T/3 फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करता है. सो अगर जैसे यहाँ पे बोला है कि हम लोग के पास अगर 9 वीक्स है, सो अगर मैं उसको 3 से डिवाइड करूंगा सो हम लोग के पास ड्यूरेशन जो आएगा वो कितना आएगा, 3 वीक्स का आएगा. तो सेम चीज़ यहाँ पे हम लोग करेंगे कि 4 पार्ट में आप अपना सॉफ्टवेयर बनाने वाले. देखो 4 बार डिप्लॉयमेंट होगा तब जाके आपका सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्लीट होगा. 4 पार्ट्स है, 4 मॉड्यूल्स है, आप ऐसा बोल सकते हैं. सो अब यहाँ पे हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट अप्लाई क्या किया है कि हम लोगों ने यहाँ पे एक टीम स्पेसिफिकली डेडिकेटेड रखा है जिसका काम सिर्फ यही है कि आपको रिक्वायरमेंट गैदर करना है, एनालाइज करना है, फिजिबिलिटी स्टडी करना है. ये पहले टीम का काम है. सो पहला टीम जो है वो अपना काम यहाँ पे करेगा. जैसे ही उसका रिक्वायरमेंट गैदरिंग, एनालिसिस ये सारा काम खत्म हो गया तो उसके बाद जो टीम है वो क्या करेगा, फर्स्ट टीम ने जो रिक्वायरमेंट गैदर करके दिए हैं, जो बेसिक रिक्वायरमेंट वाले जो पार्ट दिए हैं उसके बेस के ऊपर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट का काम करेगा सेकेंड टीम. अब सेकेंड टीम जब तक डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट का काम कर रहा है तब तक में वापस यही रिक्वायरमेंट गैदरिंग वाला टीम क्या करेगा, सेकेंड आपका सॉफ्टवेयर का जो पार्ट है उसका रिक्वायरमेंट गैदरिंग, एनालिसिस एंड फिजिबिलिटी स्टडी करके रखेगा. बराबर है. सो जैसे ही फर्स्ट टीम अपना डेवलपमेंट खत्म करेगा फर्स्ट पार्ट का, वैसे ही उसको सेकेंड पार्ट का रिक्वायरमेंट गैदरिंग और सब रेडी मिलेगा जिससे वो वापस इमीडिएटली सेकेंड पार्ट का डिज़ाइन एंड डेवलप चालू कर सकता है. और ये सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे थर्ड टीम रहेगा जो फर्स्ट पार्ट सॉफ्टवेयर का जो बना है उसको टेस्ट एंड डिप्लॉय करेगा ऑन द क्लाइंट साइड. देन आप देखो रिक्वायरमेंट गैदरिंग वाला कंटिन्यूअस काम कर रहा है. जैसे ही फर्स्ट पार्ट का रिक्वायरमेंट गैदरिंग एनालिसिस हो गया वो सेकेंड पार्ट पे आया. अब सेकेंड पार्ट का जब तक वो रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस कर रहा है तब तक फर्स्ट पार्ट का डेवलपमेंट जो है वो एक टीम, डेवलपर टीम, वो काम कर रहा है. सो जब तक उसका डेवलपमेंट खत्म होगा तब तक ये जो टीम है वो अपना रिक्वायरमेंट गैदरिंग खत्म करके दे देगा सो दैट वापस जो आगे का जो काम है वो वापस डेवलपर टीम को मिल जाए इमीडिएटली. बराबर है. और डेवलपर टीम जैसे ही अपना डेवलपमेंट खत्म करके देगा उसके आगे जो टेस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट वाला टीम है वो अपना काम चालू कर देगा. सो देखो लाइन से आपको ये चेन पैटर्न दिखेगा, पाइपलाइन पैटर्न दिखेगा. क्योंकि जैसे ही फर्स्ट का रिक्वायरमेंट गैदरिंग खत्म होता है हम लोग सेकेंड का चालू करते हैं, सेकेंड का खत्म होता है वैसे थर्ड का चालू कर रहे हैं, और थर्ड का खत्म होता है वैसे फोर्थ का चालू कर रहे हैं. और जब हम लोगों का फर्स्ट का रिक्वायरमेंट गैदरिंग चल रहा है तब तक बाकी के टीम के पास कोई काम नहीं है. लेकिन जैसे ही फर्स्ट का रिक्वायरमेंट गैदरिंग हो गया तभी आप फर्स्ट टीम जो है वो डेवलपमेंट कर रहा है, और जब तक उसका डेवलपमेंट चल रहा है तब तक सेकेंड पार्ट सॉफ्टवेयर का जो है, सेकेंड मॉड्यूल जो है उसका रिक्वायरमेंट गैदरिंग खत्म हो गया. जैसे ही फर्स्ट टीम का डेवलपमेंट खत्म होगा तब तक सेकेंड पार्ट का रिक्वायरमेंट गैदरिंग खत्म हो गया रहेगा. सो इमीडिएटली डेवलपर टीम यहाँ का काम खत्म करके सेकेंड पार्ट का डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हैं.
अब डेवलपर टीम जब तक सेकेंड पार्ट का डेवलपमेंट कर रहे हैं तब तक रिक्वायरमेंट गैदरिंग ने क्या किया, थर्ड पार्ट का रिक्वायरमेंट गैदरिंग करके रेडी रखा। सो जैसे ही डेवलपर टीम का सेकेंड पार्ट का डेवलपमेंट खत्म होगा, दे कैन इमीडिएटली स्टार्ट विद द डेवलपमेंट ऑफ द थर्ड पार्ट, और ये सेम प्रोसेस गोज ऑन एज यू कैन सी। सो कहीं पे भी हम लोग टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, टाइम को बहुत प्रिसाइज वे में हम लोग यूज कर रहे हैं। दिस इज व्हाट वी मीन बाय टाइम बॉक्सिंग मॉडल। सो एक पाइपलाइन पैटर्न जो है वो कंटिन्यूअसली चलते रहेगा। देखो जैसे रिक्वायरमेंट टीम है ना, वो क्या करेगा, कंटिन्यूअसली फर्स्ट पार्ट का रिक्वायरमेंट एंड एनालिसिस, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट, और बिल्ड क्या करेगा, जैसे ही फर्स्ट पार्ट का रिक्वायरमेंट जो टाइम पे खत्म होता है वही टाइम पे वो अपना डेवलपमेंट चालू कर देगा ऑन द फर्स्ट पार्ट, देन सेकेंड पार्ट पे डेवलपमेंट चालू होगा, देन थर्ड पार्ट पे होगा, देन फोर्थ पार्ट पे होगा, एंड सेम वे डिप्लॉयमेंट भी सेम वे में होगा। जैसे ही फर्स्ट पार्ट का डेवलपमेंट खत्म हो गया, उसका जहां पे डेवलपमेंट खत्म हो रहा है फर्स्ट पार्ट का, वहीं से हम लोग का डिप्लॉयमेंट प्रोसेस चालू होगा, एंड सेम वे फिर ये साइकिल वापस चलते जाएगा। सो आई होप ये आपको बहुत क्लियर वे में समझ में आया। टाइम बॉक्सिंग यूज़ करने का मेन एडवांटेज या बेनिफिट ये रहता है कि हम लोग जब रियल में कोई एक ऐसे प्रोजेक्ट के साथ डील कर रहे हैं जहाँ पे आपको टाइम मेंटेन करना बहुत ज़रूरी रहता है, वहाँ पे अगर आप अपना जो कमिटेड टाइम है वो अगर मिस कर देते हैं तो कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है, या उनको अपना प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा डिले करना पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग एक स्मार्टफोन जो है वो मार्केट में लॉन्च करने वाले, अब वो सैमसंग का स्मार्टफोन है लेट्स सपोज, और उसको प्राइस रेंज उसका सपोज 20,000 है, एंड ये फरवरी में हम लोग या जनवरी में सपोज हम लोग उसको लॉन्च करने वाले हैं। अब हम लोगों का बिकॉज ऑफ एनी XYZ रीज़न वो जो लॉन्च है वो 2 महीना डिले हो गया। सपोज 1 साल का प्रोजेक्ट था, हम लोगों का 2 मंथ्स डिले हो गया ज़्यादा। अब ये जो 2 मंथ्स आपका डिले हुआ है, उतने टाइम में ओप्पो, MI, वीवो ये अपने स्मार्टफोन लेके आ गए मार्केट में, जो आपके प्राइस रेंज में या आपके प्राइस रेंज से 1000-1500 कम में आपका फ़ोन जो फीचर्स प्रोवाइड करने वाला था वैसे ही सिमिलर या उससे 1-2 एक्स्ट्रा फीचर प्रोवाइड कर रहा है। सो अब जब आपका जो सेलफोन का लॉन्च आपका जनवरी में हो रहा था, वो अभी मार्च में हो रहा है या अप्रैल में हो रहा है, ठीक है, फरवरी मार्च 2 मंथ्स एक्स्ट्रा लग गए, अप्रैल में उसका लॉन्च हो रहा है। तो तब तक में आपके कॉम्पिटिटर्स वैसा ही या उससे बेटर मॉडल मार्केट में ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं। अब वो सेम मॉडल अगर आप 3 महीने के बाद में मार्केट में लॉन्च करेंगे तो उसके सक्सेस होने के चांस जो है वो बहुत कम हो गए, बराबर है, क्योंकि अगर 20,000 में या 19,000 में मुझे उससे बेटर फ़ोन अगर अवेलेबल हो रहा है, देन वाई शुड आई गो फॉर दैट स्पेसिफिक फ़ोन। सो मैं क्या करूँगा, उससे बेटर वाला कोई ऑप्शन ही सिलेक्ट करूँगा कंपलसरी, वही हम लोग देखेंगे। सो सेम चीज़ यहाँ पे भी हो रहा है कि जब अगर आपके पास आप जो फ़ोन लॉन्च करने वाले थे वो डिले हो गया, उसकी वजह से आपका बिजनेस वो टूट गया, और आप जब अब वापस लॉन्च करने वाले तब तक में आपके कॉम्पिटिटर्स ने उससे बेटर फोन्स, उससे बेटर फंक्शन के साथ में मार्केट में ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दिए। सो अब अगर आप अपना पुराना मॉडल थोड़ा लेट अगर इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसके सक्सेस चांसेस बहुत कम हो गए, और उसमें आपका प्रॉफिट होने के चांस कम हो गए, मार्केट में आपका रेपुटेशन खराब होने के चांसेस, ये सारे फैक्टर्स हम लोग कंसिडर करते हैं। तो फिर क्या होगा, कंपनी जो है वो अभी 3 महीने के बाद में वही पुराना मॉडल मार्केट में लॉन्च करने के बदले दे विल जस्ट रीमॉडिफाई द कंप्लीट प्रोजेक्ट, जो आपका लॉन्च है उसको डिले करके कैंसिल करके वापस आफ्टर 3-4 मंथ्स या 6 मंथ्स के बाद में वो अगेन अपडेटेड मॉडल के साथ में मार्केट को हिट करेंगे, जो वो टाइम के हिसाब से लेटेस्ट रहेगा। सो ऐसे कुछ जो हम लोगों के लॉन्च रहते हैं, ऐसे कुछ हम लोगों के जो प्रोजेक्ट रहते हैं जहाँ पे आप टाइम बॉक्सिंग फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, टाइमलाइन फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। वो टाइम पे ऐसे अप्रोच हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। आफ्टर दिस नेक्स्ट वी हैव इज अ अजाइल प्रोसेस। अब अजाइल प्रोसेस होता क्या है, ध्यान से देखना, समझते वन बाय वन। सो रिमेंबर, अजाइल प्रोसेस जो होता है ना, अजाइल प्रोसेस इज अ डायनेमिक अप्रोच, वाटरफॉल के जैसा स्टैटिक अप्रोच नहीं होता है वो। सो जैसे यहाँ पे हम लोगों के पास ये स्टैटिक अप्रोच है कि हर एक पॉइंट, हर एक वे जो है वो डिफाइंड है, उतने ही टाइम में वही चीज़ होना चाहिए। सो पुराने जो प्रोजेक्ट्स थे उसके लिए हम लोग ये यूज़ कर रहे थे, आज के टाइम पे ये फिजिबल नहीं है। सो हम लोग क्या करते हैं
एक फ्लेक्सिबल अप्रोच रिक्वायर्ड है हम लोगों को, और उसी के ऊपर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो प्लीज फोकस करना। दैट इज द मेन प्रॉब्लम कि आप बहुत स्टैटिक वे में चीज़ों को बना रहे हैं। अब जब तक आप बहुत ज़्यादा स्टैटिक अप्रोच फॉलो करते हैं ना, इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट टू वर्क आउट विथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने बोला है कि हम लोगों को अभी वो स्टैटिक अप्रोच नहीं चाहिए जहाँ पे आप एक वाटरफॉल की बात करेंगे, जहाँ पे सारे रिक्वायरमेंट एक साथ हम लोग के पास रहेंगे तो ही हम लोग वाटरफॉल फॉलो कर सकते हैं। देन कोई एक पार्ट में अगर कहीं पे अगर कोई चेंजेस हुए हैं तो वापस हम लोग वो चेंजेस प्रोजेक्ट में डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, वापस आपको टॉप से चालू करना पड़ेगा। एज नेम सजेस्ट वाटरफॉल, तो पानी नीचे से ऊपर नहीं जाता, एक स्टेज ऊपर नहीं जाता। अगर कोई भी एक स्टेज पे अगर प्रॉब्लम आएगा तो वापस आपको टॉप से चालू करना पड़ेगा। सो दैट इज ऑल्सो प्रॉब्लम। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे वाटरफॉल में हम लोग बेसिकली वही एक्सप्लेन मतलब अजाइल प्रोसेस में हम लोग वही एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहे हैं कि जब आपके पास डायनेमिक प्रोजेक्ट रहते हैं जहाँ जिसका आपको फिक्स कितना टाइम लगेगा, कितने पार्ट में डेवलप होगा, रिक्वायरमेंट पूरे नहीं है, तो वो टाइम पे हम लोग इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग सच स्टैटिक अप्रोच या स्टैटिक मॉडल्स लाइक वाटरफॉल, हम लोग डायनेमिक अप्रोच या डायनेमिक मॉडल फॉलो करेंगे। वन एग्जाम्पल इज एन अजाइल प्रोसेस, जहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करके, यहाँ पे देखो डिजाइन, बिल्ड और टेस्ट का एक साइकिल चल सकता है। मतलब ऐसा नहीं रहेगा कि फिक्स इतना ही टाइम इसके लिए और एक बार होने के बाद में वापस हम लोग डिजाइन के अंदर चेंजेस नहीं कर सकते। नहीं, हम लोग वो स्पेसिफिक पार्ट में कंटिन्यूअसली वर्कआउट कर सकते हैं जब तक आपको ये नहीं लगता है कि आपका वो प्रोजेक्ट या वो पार्ट ढंग से बन गया है, तब तक हम लोग उसके ऊपर कंटिन्यूअसली वर्कआउट करते रहेंगे। सो यहाँ पे आप देखो प्रोजेक्ट टाइमलाइन आपको दिया हुआ है। सो प्रोजेक्ट टाइमलाइन में हम लोगों का ये दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर प्रोजेक्ट, जिसमें एनालाइज हुआ, प्लान हुआ और बाद में डिजाइन, बिल्ड और टेस्ट का साइकिल चल रहा है। तो जब तक ये पार्ट कंप्लीटली प्रॉपरली बन नहीं जाता तब तक ये सेम साइकिल चलते रहेगा। जैसे ये पार्ट बन गया हम लोग इसको डिप्लॉय कर देंगे, सेम वे सेकेंड पार्ट में ये सेम साइकिल चलते रहेगा। बन गया, डिप्लॉय कर दो। थर्ड में भी ये सेम साइकिल जो है वो चलते रहेगा। देखो यहाँ पे वही दिया है। एंड ये अगर आप देखेंगे ना, रिक्वायरमेंट्स में अगर चेंज होता है, कस्टमर के साइड से अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, टेक्नोलॉजी में अगर वापस कुछ इनोवेशंस होते हैं, तो वो सारे चीजों को हम लोग बहुत इजीली इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं विद इन आवर डेवलपमेंट फेजेस। तो वो आपका यहाँ पे एडवांटेज रहता है व्हेन वी टॉक अबाउट दिस अजाइल प्रोसेस। सो आपका अगर रिक्वायरमेंट में चेंज हो रहा है, आपका कस्टमर टर्नओवर मतलब कस्टमर के साइड से वापस अगर वहां पे उसको लग रहा है कि ओके ये टाइप के कस्टमर्स अब या क्लाइंट्स जो है ये टाइप के हम लोगों के फंक्शंस परफॉर्म करने वाले ऑन आवर प्रोजेक्ट, सो वो हर एक चीज के लिए आप बहुत इजीली प्रिपेयर हो सकते हो। ठीक है, ये उसका एडवांटेज है। सो यहाँ पे वही आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं एंड दैट इज व्हाट वी मीन बाय अजाइल प्रोसेस। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे रैपिड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, अजाइल प्रोसेस डायनेमिक अप्रोच रहता है और उसका मेन एडवांटेज या मेन पर्पस यही रहता है कि आप हो सके उतने चीजों को रैपिड वे में डेवलप कर सके। तो ऊपर हम लोगों ने जो रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट पढ़ा था एक पॉइंट, दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अजाइल प्रोसेस। मतलब अजाइल मतलब डायनेमिक अप्रोच। हम लोग अपने हिसाब से अपने SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को जब कस्टमाइज कर सकते हैं, अपने हिसाब से हम लोग उनको उस पे अपने प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, उसको डायनेमिक अप्रोच बोलते हैं। और वो डायनेमिक अप्रोच के बहुत सारे टाइप्स रहते हैं अंदर। तो the one is rapid application development is one type of an agile process। ठीक है, सो यहाँ पे अब यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं एग्जैक्टली आप देखो कि वाटरफॉल के अंदर हम लोग को क्या बोला था कि वी हैव लिमिटेड टाइम फॉर रिक्वायरमेंट एनालिसिस, देन प्लानिंग या डिजाइन कर मतलब रिक्वायरमेंट एनालिसिस, गैदरिंग रिक्वायरमेंट एंड फिजिबिलिटी स्टडी, उसके लिए आपके पास एक लिमिटेड टाइम है। डिजाइनिंग के लिए भी बहुत लिमिटेड टाइम है आपके पास। सपोज अगर 100 डेज है हम लोग के पास, तो उसमें से वी हैव ओनली 10 डेज फॉर डिजाइनिंग एंड देन 40 डेज आर देयर फॉर डेवलपमेंट एज पर वाटरफॉल मॉडल। मतलब मैक्सिमम टाइम इज डेडिकेटेड फॉर डेवलपमेंट बिकॉज वी थिंक डेवलपमेंट इज मोर इम्पॉर्टेंट एंड मोर डिफिकल्ट टास्क कंपेयर टू रेस्ट अदर फेजेस और रेस्ट अदर
पार्ट्स ऑफ आर SDLC साइकिल। तो इसके लिए वाटरफॉल के अंदर ये जो हम लोग डेवलपमेंट पार्ट फॉलो करते हैं उसके लिए ज़्यादा टाइम अलोकेट किया हुआ है। डिजाइनिंग के लिए, प्लानिंग के लिए, एनालिसिस के लिए उतना टाइम अलोकेट नहीं किया हुआ है। एंड देन नेक्स्ट वी हैव इज अ टेस्ट। ठीक है, मतलब इसी के बेस के ऊपर क्या होगा, टेस्टिंग होगा और फाइनली डिप्लॉयमेंट होगा। अब आप देखो कि जब आप एक स्टैटिक मॉडल या एक स्टैटिक सॉफ्टवेयर बना रहे वो टाइम तक ये सेम चीज जो है वो प्रॉपर वर्कआउट करेगा। लेकिन अगर मैं गेम डेवलप कर रहा हूं तो गेम डेवलपमेंट में जितना एम्फोसाइज, जितना टाइम, जितने एफर्ट्स हम लोग डेवलपमेंट पे डालते हैं उतने ही एफर्ट्स हम लोग वो गेम के ग्राफिक्स डिजाइन करने में ऐड करते हैं। बिकॉज आपका गेम का ग्राफिक्स जितना बेटर रहेगा, वो गेम जितना अच्छा दिखेगा, उसके इफेक्ट्स जितने अच्छे रहेंगे, उतना गेम सक्सेस होने के व्यूअर्स उसको पसंद करेंगे, उसके चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। इट मीन्स कि यहाँ पे क्या हो गया कि वाटरफॉल में जो एक अप्रोच था कि जहाँ पे फिक्स टाइम वाज एलोकेटेड फॉर डिजाइन, बिल्ड एंड एवरीथिंग, वो यहाँ पे अभी चेंज हो गया और वहाँ पे उसके जगह पे क्या आ गया, डिजाइनिंग के लिए भी हम लोग उतना ही टाइम दे रहे हैं जितना डेवलपमेंट के लिए दे रहे हैं। सो ऐसे जो डायनेमिक चेंजेस आते हैं एज एंड व्हेन टाइप ऑफ प्रोजेक्ट चेंजेस, तो वो वाटरफॉल इजीली इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकता बिकॉज इट इज द स्टैटिक अप्रोच। वो टाइम पे आपको अजाइल प्रोसेस और उसके अंदर जो अलग अलग टाइप के SDLCs है वो फॉलो करना पड़ता है। एंड वन एग्जाम्पल ऑफ अजाइल प्रोसेस इज रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, जो हम लोगों ने ऊपर एक टाइप ऑफ SDLC आज ही पढ़ा है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे रैपिड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में क्या बोला है, रैपिड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड डिलीवरी इज ऑफन मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टूडेज टाइम बिकॉज किसी के पास पेशेंट नहीं है। तो आप देखो कि जितना जल्दी अगर आप दे सको सॉफ्टवेयर उतना उनके लिए अच्छा रहेगा। सो एवरीवन is asking for a rapid development. If you ask client to wait for 6 months or 1 year or 2 years, they are not going to wait. They will just search for some other supplier. So business operates in fast changing requirement and practically it is impossible to produce a set of stable softwares या सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। सो वो टाइम पे आपके रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत ज्यादा डायनेमिक रहेंगे। टाइम टू टाइम हम लोग को जो रिक्वायरमेंट आ रहे हैं उसके बेस के ऊपर हम लोग थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट करते जाएंगे। सो आप अगर देखो कि आपका जो सॉफ्टवेयर है ना उसको भी बहुत क्विकली ये टेक्नोलॉजी के साथ इवॉल्व करना पड़ेगा। आप अगर एक बार बना के सोचते हो कि 3 4 5 साल वो सेम सॉफ्टवेयर चलते रहेगा तो वो पॉसिबल ही नहीं है। उसके अंदर बहुत क्विकली वापस नए नए कोई रिक्वायरमेंट और टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशंस आएंगे और वो आपको करना पड़ेगा। कभी कभी बिजनेस के जो नीड्स होते हैं उसमें भी चेंजेस आते हैं, उसके हिसाब से भी आपको अपना जो सॉफ्टवेयर है उसमें चेंज करना पड़ता है। सो देखो सॉफ्टवेयर रैपिड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में क्या बोला है, आपके जो स्पेसिफिकेशंस, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, एनालिसिस है, डिजाइन है और उसके बेस के ऊपर हम लोगों ने जो कोड लिखा हुआ है वो सब जो है ना उसमें कहीं ना कहीं वापस हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अपडेशंस करने ही पड़ता है। सो सीरीज ऑफ वर्जन्स बनते जाएंगे लाइक वी हैव विंडोज XP 7 8 10, ये क्या है, दिस आर द वर्जन्स ऑफ योर सॉफ्टवेयर। तो जैसे जैसे आपके स्टेक होल्डर्स ज्यादा इन्वॉल्व होंगे एंड उनको लगेगा कि ओके ये वाले कोई फंक्शंस या फीचर्स जो है वो मिसिंग है, ये वाले कोई फंक्शन फीचर्स मिसिंग है, जो दूसरे हम लोग के अपोनेंट या बिजनेस राइवल के पास कोई एक सॉफ्टवेयर है उसके अंदर ये वाले फंक्शंस या ये वे में कुछ चीजें अवेलेबल है, तो वो सेम हम लोग को यहाँ पे भी ऐड करना है। तो उसके हिसाब से क्या होगा, आपके वर्जन इवेल्युएशन होते जाएंगे, बराबर है। यूजर इंटरफेस आर ऑफन डेवलप्ड यूजिंग ID, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। मतलब आप देखो कि अगर मुझे .NET बेस्ड कोई सॉफ्टवेयर, .NET बेस्ड कोई एक लैंग्वेज यूज करके लाइक ASP.NET, C# या विजुअल बेसिक .NET, VB.NET, ये सारे लैंग्वेजेस यूज करके अगर डेवलपमेंट करना है ना तो मेरे पास इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट मतलब विजुअल स्टूडियो नाम का सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, जिसके अंदर मैं एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करूंगा तो उसी के साथ में मेरे पास बहुत ज्यादा बेसिक कोड जो है वो एक प्रोजेक्ट फोल्डर में रेडी मिलता है। उसके अंदर मैं अपने प्रोजेक्ट स्पेसिफिक कुछ पॉइंट्स, कुछ फाइल्स ऐड करते जाऊंगा। तो याद रखो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि आपको एक डेवलप करने के लिए एक प्रॉपर एनवायरनमेंट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहे हैं जहाँ पे आपको डेवलपमेंट जो है वो खाली अपने बिजनेस लॉजिक के ऊपर फोकस करना है। बाकी की बहुत बड़े लाइब्रेरीज वहाँ पे अवेलेबल है जिसमें से आप बहुत सारे कोड को रीयूज कर सकते हैं। आपको अगर प्रोजेक्ट डिप्लॉय भी करना है तो उसके लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ये सॉफ्टवेयर अपने ही साइड से थोड़े बहुत एफर्ट्स लगाएंगे और वो एफर्ट्स के थ्रू आपका डिप्लॉयमेंट जो है वो भी सिंपल हो जाएगा। टेस्टिंग में भी आपके ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेंगे। कोई प्रॉब्लम, कोई एरर अगर आ रहा है तो यहाँ पे वो एरर को सॉल्व कैसे करना है, ID जो है वो आपको सजेशंस भी प्रोवाइड करता है, बराबर है।
और उसके साथ में आपको अगर डिजाइनिंग करना है तो डिजाइनिंग के लिए भी ड्रैग एंड ड्रॉप फैसिलिटी वहां पे अवेलेबल रहता है, दैट इज ग्राफिकल टूल सेट। आप देखो कि विजुअल स्टूडियो जब अगर हम लोग यूज करते हैं तो आपको कोई एक टेक्स्ट बॉक्स, लेबल, रेडियो बटन, कुछ भी अगर आपको अपने एप्लीकेशन पे अगर ऐड करना है ना, तो वो टाइम पे विजुअल स्टूडियो के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप फैसिलिटी अवेलेबल है। आपको अलग अलग वहाँ पे ग्राफिक्स टूल्स जो है वो अवेलेबल रहेंगे। आप ड्रैग करके ड्रॉप करो अपने अपने साइन अप पेज, लॉगिन पेज पे, उसका कोड ऑटोमेटिकली बैकएंड में जनरेट हो जाता है। बस उसमें फिर आपको लॉगिन या साइन अप पे कौन सा फंक्शन कॉल करना है वो आपको उसमें लिखना पड़ेगा। सो अजाइल मेथड के बारे में क्या बोल रहा है, डिससेटिस्फेक्शन विद ओवरहेड्स इन्वॉल्व इन अ सॉफ्टवेयर डिजाइन एंड मेथड्स। मतलब पुराने जब हम लोग सॉफ्टवेयर डिजाइन या मेथड्स यूज करते थे तो उसमें जो प्रॉब्लम्स थे कि वो मॉडल ज्यादा डायनेमिक नहीं थे, हम लोग ज्यादा चेंजेस नहीं कर पा रहे थे, वो सबको हम लोगों ने ओवरकम करने के लिए अजाइल मेथड्स, डायनेमिक मेथड्स लेके आए हैं। सो उसमें क्या बोला है, फोकस मोर ऑन कोड रेदर देन डिजाइन। पहले ये स्टैटिक माइंडसेट ये था कि कोडिंग में ही ज्यादा टाइम देना चाहिए, डिजाइनिंग में नहीं। उसके आगे क्या बोला है, इटरेटिव अप्रोच जब अगर हम लोग फॉलो करेंगे सो वहां पे भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को हम लोग सेम वे में यहाँ पे होगा कि हम लोग वापस कोडिंग के ऊपर ही उसमें भी ज्यादा फोकस करेंगे अगर इटरेटिव अप्रोच भी फॉलो कर रहे हैं। बिकॉज इटरेटिव में क्या आता है, मल्टीपल साइकिल्स, मल्टीपल इटरेशंस ऑफ वाटरफॉल। तो वो टाइम पे अगेन वहां पे भी हम लोग एक कहीं ना कहीं स्टैटिक अप्रोच ही फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे भी डेवलपमेंट के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम ही प्रोवाइडेड है। सो जब अगर आप कोई एक सॉफ्टवेयर को क्विकली फिनिश करने की ट्राई कर रहे हैं तो वो टाइम पे ऐसे स्टैटिक अप्रोच, स्टैटिक मॉडल फॉलो करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास पास्ट एक्सपीरियंस है, पास्ट मेरे पास प्रोजेक्ट्स के बहुत सारे चीजें अवेलेबल है। सो वो टाइम पे आई कैन डायरेक्टली फॉलो दिस डायनेमिक अप्रोच जहां पे मैं डायरेक्टली सर्टेन चीजों को डेवलप कर सकता हूं। ओके, विदाउट मच एफर्ट्स आई कैन रीयूज मेनी थिंग्स फ्रॉम मल्टीपल प्रोजेक्ट्स। सो वो हम लोग यहाँ पे क्विकली इवॉल्व कर सकते हैं, चीज़ों को क्विकली डेवलप कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि जब कभी अगर रिक्वायरमेंट में चेंजेस भी होते हैं ना, तो वो रिक्वायरमेंट चेंज को हम लोग बहुत इजीली इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं इन आवर प्रोग्राम। सो जब अगर आप बहुत सारे चीज़ों को रीयूज करते हैं या रैपिड वे में सारे चीज़ों को कंबाइन करके एक नया प्रोजेक्ट खड़ा करने की ट्राई कर रहे हैं, या फिर कोई एक एक्सपर्ट डेवलपर्स को बुला रहे हैं जिनको सालों से ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलप करने का एक्सपीरियंस है, तो वो लोग वेट नहीं करेंगे कि सारे डिजाइन खत्म होंगे तभी हम लोग डेवलपमेंट चालू करेंगे। उनके पास इनफ एक्सपीरियंस है, सो दे नो कि ओके विच डिजाइन आर रिक्वायर्ड फर्स्ट। वो उनके पास डिजाइन आ गए, दे कैन स्टार्ट विद द डेवलपमेंट जब तक डिजाइन आपके कंप्लीट हो रहे हैं। तो उससे क्या होगा, जैसे जैसे आपके रिक्वायरमेंट आते जाएंगे ना, उसके साथ बहुत क्विकली वो एक्सपीरियंस डेवलपर अपने डेवलपमेंट पार्ट जो है वो कंप्लीट करते जाएंगे। और अगर क्लाइंट साइड से वापस अगर रिक्वायरमेंट में चेंज भी होता है तो भी वो बहुत इजीली इनकॉर्पोरेट कर पाएंगे। सो ये बहुत ज्यादा एडवांटेजेस रहता है। सो आपके पास जो ओवरवर्ड्स होते हैं सॉफ्टवेयर प्रोसेस में कि आपका स्टैटिक अप्रोच फॉलो करने से आपका डिजाइन के लिए कम टाइम दिया था तो आपके डिजाइन आधे रह गए, जिसकी वजह से डेवलपमेंट में प्रॉब्लम हुआ, या डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हुआ तो उसकी वजह से कोई बैकलॉग रह गए, आप डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं बना पाए, या बहुत सारे ऐसे और बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं। या फिर आपने एक चीज़, दो चीज़ बना दिया और उसके बाद में सडनली अगर क्लाइंट साइड से रिक्वायरमेंट में चेंजेस आ गया, तो मुश्किल से तो आपने ये चीज़ बनाया था, आप वापस क्लाइंट बोल रहा है चेंज करने के लिए, तो वापस आप चेंज अप्लाई करेंगे। सो क्या होता है, बहुत ज़्यादा हम लोग का वहाँ पे टाइम, एफर्ट्स जो है वो वेस्ट हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है ये स्टैटिक अप्रोच में। सो उससे बेटर हम लोग डायनेमिक अप्रोच के अंदर अपने खुद के शॉर्टकट्स फाइंड करने की ट्राई करते हैं, बेस्ट पॉसिबल शॉर्टकट्स, जिससे हम लोग कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें डेवलप कर पाए। अब आप गूगल करके उठाओ, कहीं से भी उठाओ, वी डोंट केयर। सो उसका मतलब क्या रहेगा, जो चेंजिंग रिक्वायरमेंट है आप उसको क्विकली रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। सो अजाइल मैनिफेस्टो भी वही है, वी आर अनकवरिंग बेटर वेज ऑफ डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर इन अ डायनेमिक वे। सो आज के टाइम पे अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, आपको अगर मैं एक मैं अगर आपको विजुअल स्टूडियो या ऐसा कोई सॉफ्टवेयर दूंगा तो आप अगर HTML CSS फाइल्स, जावास्क्रिप्ट फाइल्स बनाएंगे, या फिर आप ASP.NET का भी अगर एक फाइल बनाते तो पूरा कोडिंग आप नहीं करते, आधा कोड वो आपको बना के देता है और उसमें हम लोग अपना कोड ऐड करते जाता है। आपको एक साइन अप पेज भी अगर बनाना है ना, तो आप वहाँ पे आपके पास
एक टूल बॉक्स दिया रहता है जिसमें से मैं लेबल, टेक्स्ट बॉक्स, रेडियो बटन ये सब ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा और बैकएंड में इसका सबका जो HTML टाइप कोडिंग जो है ना वो रेडी हो जाएगा। वो मुझे एक लाइन भी लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, बटन क्लिक पे मुझे क्या आना चाहिए, अगर मेरे टेक्स्ट बॉक्स में कुछ वैल्यू एंटर होता है तो वो डेटाबेस में कौन से टेबल में जाना चाहिए, ये सारे क्वेरीज, ये सारे डायनेमिक पॉइंट्स जो है वो मैं लिखूंगा। सो ये हम लोगों का मेन बेनिफिट रहता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ऐसे टेक्नोलॉजीज, ऐसे वेज लेके आ रहे हैं जिससे आप कोई एक चीज को फास्ट वे में बना सके। उसके साथ में जब अगर हम लोग अजाइल प्रोसेस फॉलो करते हैं तो उसका और दूसरा एडवांटेज ये भी रहता है कि मेरे पास कोई एक प्रोजेक्ट जो है ना उसके लाइक समझो कि रिजल्ट जनरेशन सॉफ्टवेयर हम लोग को बनाना है, रिजल्ट ऑटोमेशन सिस्टम। अब पहले भी मैंने ये सिमिलर टाइप का सॉफ्टवेयर बनाया था, लेकिन वो टाइम पे क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोगों ने उसको जावा में बनाया था, लेट्स सपोज। और अभी आपको क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ASP.NET में वेबसाइट बनाना पड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, आपके पास आधा प्रोजेक्ट का कोडिंग जो है वो रेडी है, लेकिन आप अभी वर्कआउट कर रहे हैं ASP.NET में और आपके पास जो पार्ट या कोडिंग रेडी है वो किस में है, जावा के अंदर है। सो अभी दो अलग अलग लैंग्वेजेस हो गए, दो अलग अलग टेक्नोलॉजी हो गए। अब आपको अगर वो सेम जावा में ही मतलब वो आपको ASP.NET में ही डेवलप करना है तो आपके पास जो भी कोडिंग है जो जावा में है प्रीवियस प्रोजेक्ट का, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसको वापस रीमॉडिफाई करना पड़ेगा। सारे कोड को हम लोग वापस लिखेंगे, राइट, फ्रॉम जावा टू ASP.NET। तो ये बहुत हेक्टिक काम हो गया। तो मतलब यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, हम लोग वही सेम स्टैटिक अप्रोच फॉलो कर रहे हैं कि पूरा आपका सॉफ्टवेयर एक ही लैंग्वेज में होगा, सारी चीजें एक ही वे में होंगे, राइट। सो अब डायनेमिक में क्या होगा, डायनेमिक में हम लोग जो विजुअल स्टूडियो यूज करते हैं ना, यहाँ पे आपके पास एक बेनिफिट होता है कि आप अपने प्रोजेक्ट में एक से ज्यादा लैंग्वेज में बने हुए अलग अलग कंपोनेंट्स को भी एक साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। दैट इज द मेन एडवांटेज। मतलब मेरा एक पूरा सॉफ्टवेयर जो ASP.NET में बना है और उसका एक मॉड्यूल जो कंप्लीटली जावा से मैंने बोरो किया हुआ है। सो नाउ हाउ Java based one module is going to interact with ASP.NET based module, वो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। वो आपका अजाइल प्रोसेस हो गया कि आपका आधा प्रोजेक्ट या 70% प्रोजेक्ट कोई एक लैंग्वेज में है और 30% प्रोजेक्ट कोई दूसरे लैंग्वेज में है, और ये दोनों को हम लोग कंबाइन करके एज अ सिंगल सॉफ्टवेयर क्लाइंट को हैंड ओवर कर रहे हैं। सो दैट इज द मेन बेनिफिट, दैट आर द मेन एडवांटेजेस। सो यहाँ पे आपको देखो प्रिंसिपल क्या दिए हुए अजाइल के, कस्टमर इन्वॉल्वमेंट आना चाहिए। बहुत सिंपल है, हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है। MCQ के लिए आप ये टेबल पढ़ लेंगे, मैं वापस एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। इंक्रीमेंट डिलीवरी चलेगा, पीपल नॉट प्रोसेस, मतलब आपको ज्यादा फोकस किस पे करना है, स्किल डेवलपमेंट में करना है। मतलब आप जो लोगों को सिलेक्ट कर रहे हैं ना, वो लोग जो है वो डायनेमिक होने चाहिए, उनको अपने जॉब में इंटरेस्ट होना चाहिए। आप अगर लोगों को उठा के ला रहे हैं जिनको डेवलपमेंट नहीं करना है, जिनको एक्चुअली इंटरेस्ट जो है वो सपोज टेस्टिंग वाले लोगों को आप डेवलपमेंट में डाल रहे हैं और उनको फिर लेके आ रहे हैं, तो उनको उनका मेन फोकस क्या रहेगा कि भाई अभी जॉब नहीं मिल रहा है, तो जॉब मिलने के लिए हम लोगों ने डेवलपमेंट ज्वाइन कर लिया। तो अभी हम लोगों का मेन फोकस क्या है कि ओके इतना काम दिया है, उतना काम कंप्लीट करने का ट्राई करो, उतना प्रोसेस कंप्लीट करने का ट्राई करो। सो वो अपने खुद के इनपुट्स, अपने खुद के स्किल्स वहां पे ऐड नहीं करेंगे। सो आपको ज्यादा से ज्यादा स्किल्ड लोगों को या फिर ऐसे लोगों को जिनको अपने जॉब में इंटरेस्ट हो, वैसे लोगों को आपको वहां पे लाना है। सो वो क्या करेंगे, वो ज्यादा से ज्यादा चीजों को एक्सप्लॉइट करने की ट्राई करेंगे, है ना, इन अ बेस्ट पॉसिबल वे। सो आप देखेंगे कि जो डेवलपर्स होंगे, अगर उनको एक्चुअली अपने जॉब में इंटरेस्ट है ना, उनको ऐसा लगता है कि हाँ उसी में अगर उनको करियर बनाना है, तो वो फिर वहां पे ही रहना है उनको, वो दूसरे जॉब फाइंड नहीं कर रहे, तो वो फिर अपने जॉब में बेस्ट पॉसिबल शॉर्टकट्स, बेस्ट पॉसिबल वे लाने का ट्राई करेंगे। जैसे जैसे चेंजेस होंगे, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होंगे, क्लाउड आ गया, मोबाइल ऐप्स आ गए, तो वो सारे चेंजेस जो है वो आपको अपने इंस्टीट्यूशन में भी लेके आना है। एंड सिंप्लिसिटी मेंटेन करो। सिंप्लिसिटी मतलब आप कोई एक बहुत बड़ा कंपनी नहीं बन गए हो, या फिर आप बहुत बड़ा कंपनी हो तो इट डजंट मीन्स कि आप अलग अलग कॉम्प्लेक्स मॉडल लेके आएंगे। कोई एक चीज अगर बहुत सिंपल वे में हो रहा है तो उसको कॉम्प्लेक्स मत बनाओ, होगा उतना सिंपल वे में होगा उतना आराम से वो चीज को खत्म करने की ट्राई करो। अगर मैं कोई एक चीज को वाटरफॉल के थ्रू भी बाद में खत्म कर सकता हूँ ना, छोटे से पार्ट को, तो उसमें अजाइल घुसाने की जरूरत नहीं है,
इट इज एज सिंपल एज दैट। देन यहाँ पे अजाइल मेथड में एप्लीकेबिलिटी क्या बोला है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट वेयर अ सॉफ्टवेयर कंपनी इज डेवलपिंग अ स्मॉल और अ मीडियम साइज प्रोडक्ट, बराबर है। सो छोटे बड़े कोई भी प्रोडक्ट हम लोग बना सकते हैं, सॉफ्टवेयर्स बना सकते हैं हम लोग, और एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड वो छोटे सॉफ्टवेयर्स या मीडियम साइज के जो सॉफ्टवेयर्स बनाए उसके अंदर हम लोग और अपग्रेडेशन करेंगे और चेंजेस करेंगे ड्यूरिंग द मेंटेनेंस फेजेस। नाउ कस्टम सिस्टम डेवलपमेंट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जैसे आप देखो कि कॉलेज है तो कॉलेज के लिए एनएमआईएमएस के लिए हम लोगों ने कोई कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, वेयर दैट इज अ क्लियर कमिटमेंट फ्रॉम द कस्टमर टू बिकम इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट प्रोसेस, बिकॉज वो जब कंटिन्यूअसली अगर इन्वॉल्व रहेगा तभी हम लोग को पता चलेगा कि उनके यहाँ पे जो रिजल्ट इवेल्युएशन प्रोसेस है वो कैसे होता है। लाइक एनएमआईएमएस नाउ बिकम अ ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन, इट इज नॉट अंडर अ मुंबई यूनिवर्सिटी, तो अगर वो मुंबई यूनिवर्सिटी में नहीं है तो उनका इवेल्युएशन प्रोसेस, वो उनका जो पैटर्न है उसमें कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड जो प्रोसेसेस है, रूल्स है, उससे चेंजेस आ गए। तो वो जो चेंजेस वो कैसे हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे, उसके थंब रूल्स क्या रहेंगे, वो आपको जब आप डेवलप करने बैठेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। सो देयर हैज टू बी समवन फ्रॉम द कस्टमर साइड, टेक्निकल, ठीक है, टेक्निकल समवन फ्रॉम द कस्टमर साइड शुड बी इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट प्रोसेस सो दैट वी कैन आस्क दैट पर्सन विद अ डिटेल नॉलेज जिनके पास रहेगा। सो उससे हम लोग को पता चलेगा क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस के बेस के ऊपर आपको अभी ये डेवलपमेंट या ये जो हम लोग का रिजल्ट ऑटोमेशन सिस्टम है उसमें चेंजेस करने या उसको ऐड करना है। और उसके आगे क्या बोला है, बिकॉज देयर फोकस इज ऑन स्मॉल, छोटे छोटे जो हम लोग पार्ट्स या मॉड्यूल बना रहे हैं उसको टाइटली इंटीग्रेट करना है, क्योंकि ये बहुत क्लोजली काम करेंगे बाकी सारे मॉड्यूल्स के साथ में, बिकॉज रिजल्ट ऑटोमेशन सिस्टम के बेस के ऊपर ही पता चलेगा कि ओके कौन से स्टूडेंट बेसिकली गोइंग फॉर नेक्स्ट सेमेस्टर, सो कितने स्टूडेंट्स अपना फीस सबमिट करने वाले हैं, उनका रिकॉर्ड हम लोग रखेंगे, कितने स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइम लेक्चर अटेंड करने वाले हैं तो वो कितने लेक्चर्स बैठे उसका डिफॉल्ट लिस्ट हम लोग यहाँ पे डालेंगे, सब कुछ यहाँ पे होगा। अब प्रॉब्लम क्या बोला है, कभी कभी जब अगर हम लोग अजाइल प्रोसेस फॉलो करते हैं और छोटे छोटे पार्ट में हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते जाते हैं और कंटिन्यूअसली अगर कस्टमर को बोलते हैं कि भाई की स्टे इन्वॉल्व विद आवर प्रोजेक्ट, और कस्टमर अगर बिजी है तो क्या होगा, कस्टमर को जो है ना बहुत बार बोर हो जाएगा कि भाई क्या है, हर हफ्ते 15 दिन में आप एक दूसरा प्रोजेक्ट का पार्ट लेके आते हैं, यू आस्क मी टू गिव माई रिव्यूज ऑन दैट, अभी मैं इतना फ्री नहीं हूँ, ये एक प्रॉब्लम हो सकता है। टीम मेंबर्स जो है वो प्रॉपरली सूटेबल नहीं है फॉर दिस अजाइल मेथड, मतलब उनको वो टाइप के प्रोजेक्ट पे वर्कआउट करने का एक्सपीरियंस नहीं है, या फिर आपका जो सिलेक्शन है वो रॉन्ग हो गया है कि वो हम लोग के डिजाइनर वाले थे या डेटाबेस वाले थे जिसको आप जावा डेवलपमेंट में ले उठा के लाए हो। अब कौन से चेंजेस को पहले प्रायोरिटी देना है वो डिफाइन करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कभी कभी जब मल्टीपल स्टेक होल्डर्स रहते हैं। मल्टीपल स्टेक होल्डर्स का मतलब है अभी हम लोग के पास बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट है इन वन कॉलेज, अब उसमें अकाउंट्स वाले जो है उनका काम भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि उनको फीस लेना है स्टूडेंट्स के पास से, उसका अपडेशन रखना है, सैलरी देना है प्रोफेसर्स को, उसका इंफॉर्मेशन रखना है, एंड एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम कोई अगर स्टूडेंट को केटी है तो वो जब एग्जाम फीस भरेंगे उसका भी रिकॉर्ड रखना है, और दूसरे साइड पे प्रोफेसर्स को ऑनलाइन लेक्चर्स लेने हैं, असाइनमेंट्स देने हैं, उनको स्टूडेंट के एग्जाम ऑनलाइन लेने हैं, तो उसके लिए भी जो डेवलपमेंट है वो भी काम का है। तो आप देखो कि अभी दोनों के जो काम है वो अपने अपने लेवल पे उनका प्रायोरिटी हाईएस्ट है। तो अब यहाँ पे डिफिकल्ट हो जाता है कभी कभी डिसाइड करना कि मल्टीपल स्टेक होल्डर्स और सबके जो टास्क है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑन टाइम खत्म करने की जरूरत है। अब किस पे फोकस करेंगे हम लोग, अगेन दैट्स द बिगेस्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, मेंटेन सिंप्लिसिटी रिक्वायर्स एक्स्ट्रा वर्क, कॉन्ट्रैक्ट मे बी प्रॉब्लम एज विद अदर अप्रोचेस टू इटरेटिव डेवलपमेंट, अजाइल मेथड एंड सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। क्या बोला है, मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन स्पेंड मोर ऑन मेंटेनिंग एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर देन दे डू ऑन न्यू सॉफ्टवेयर, बराबर है। मतलब पूरा नया सॉफ्टवेयर बनाने से बेटर है कि अभी का जो एग्जिस्टिंग आपके पास सॉफ्टवेयर है उसको मेंटेन करो और उसी के अंदर चेंजेस डाल दो, उसको और परफेक्ट बनाने का ट्राई करो। सो इसके लिए अजाइल मेथड जो है ये बेस्ट सक्सेसफुल मेथड है कि पूरा चीज नया बनाने की जरूरत नहीं है, स्क्रैच से एग्जिस्टिंग जो चीज है उसी के ऊपर नए डेवलपमेंट करो, उसमें से कुछ चीज काम के नहीं है उसको हटा दो। सो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि ओरिजिनल डेवलपमेंट या जब हम लोग मेंटेनेंस प्रोवाइड करते हैं तो उसमें दो की इश्यूज आते हैं। आर द सिस्टम दैट आर डेवलप्ड यूजिंग एन अजाइल अप्रोच मेंटेनेबल है क्या,
मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ कि बहुत पुराना टेक्नोलॉजी से अगर हम लोगों ने चीजें बनाए हुए हैं जो सिर्फ डेस्कटॉप बेस्ड है, आज के टाइम पे हम लोगों को रिक्वायर्ड है जो क्लाउड या इंटरनेट से डायरेक्ट एक्सेसिबल हो पाए, तो वो टाइम पे मेंटेनेंस का सवाल ही नहीं आता है। हम लोग के पास जो प्रीवियस जो प्रोजेक्ट बना हुआ है उसका कोई फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन नहीं है सपोज, या डॉक्यूमेंटेशन बहुत कम है जिसके बेस के ऊपर हम लोग उसमें ज्यादा एक्स्ट्रा कोई डेवलपमेंट नहीं कर सकते, बिकॉज आपको सबसे पहले उसमें एग्जिस्टिंग जो चीजें है उसमें क्या डेवलपमेंट हुए वो उसका डिटेलिंग होना चाहिए आपके पास। तो अगर वो प्रॉपर नहीं है तो देन अजाइल प्रोसेस वर्कआउट नहीं हो पाएगा, बिकॉज बहुत बार क्या होता है कस्टमर ने कोई एक प्रोजेक्ट जो है वो सालों पहले 5-6 साल पहले कोई एक कंपनी से बना रहेगा, अब वो कंपनी के पास वापस उनको जाना नहीं है, या वो कंपनी बंद हो गया, या उनके जो बिजनेस अप्रोचेस है उसमें चेंजेस आ गए, जो भी प्रॉब्लम रहेगा, सो अब मेंटेनेंस के लिए वो सपोज कोई दूसरे कंपनी के पास आए, तो जब वो मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट में आपके पास आ रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये वेरीफाई करना है कि जो प्रोजेक्ट आपको मेंटेन करना है उसके कोई फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स, इनफ डॉक्यूमेंट्स आपके पास है क्या, कि जब अगर क्लाइंट आपको रिक्वेस्ट करे तो आप वो जो चेंजेस बता रहे हैं वो चेंजेस को इजीली इनकॉर्पोरेट कर पाए अपने प्रोजेक्ट के अंदर। सबसे पहला पॉइंट तो ये रहेगा। देन उसके आगे क्या बोला है, कैन अजाइल मेथड बी यूज्ड इफेक्टिवली फॉर इवॉल्विंग द सिस्टम, है ना, ये सारे हम लोग के रहेंगे। प्रॉब्लम में अराइज इफ ओरिजिनल डेवलपमेंट टीम कैन नॉट बी मेंटेन बाय द ओरिजिनल सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी मेंटेन बाय द ओरिजिनल डेवलपमेंट टीम, कोई दूसरा करा रहा है, कोई दूसरा मेंटेन कर रहा है, सो वहां से प्रॉब्लम जो है वो सबसे ज्यादा चालू हो रहा है। क्योंकि अगर कोई 6 महीना 8 महीना कोई एक सॉफ्टवेयर को अगर मैंने डेवलप किया है तो उसका इन एंड आउट हर एक चीज मुझे पता है, मुझे डॉक्यूमेंट पे ज्यादा डिपेंड रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जब वही प्रोजेक्ट को अगर मैं मेंटेन करता हूं तो मेरे लिए वो सिंपल होगा कंपेयर टू मैंने डेवलप किया हुआ सॉफ्टवेयर को कोई दूसरा मेंटेन कर रहा है, तो उसको सबसे पहले वो पूरा प्रोजेक्ट समझना पड़ेगा खुद से, और अगर डॉक्यूमेंट ज्यादा नहीं है तो उसको समझने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी भी आएगा। प्लान ड्रिवन एंड अजाइल प्रोसेस, सो देखो यहाँ पे आपको क्या बोला है, प्लान ड्रिवन। प्लान ड्रिवन में हम लोगों को यहाँ पे क्या फर्स्ट टाइप क्या बोला है, अ प्लान ड्रिवन अप्रोच टू अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज बेस्ड अराउंड सेपरेट डेवलपमेंट स्टेजेस। प्लान ड्रिवन मतलब छोटा छोटा प्लानिंग किया और उसके बेस के ऊपर हम लोग छोटा छोटा पार्ट जो है वो हर एक स्टेज के ऊपर हम लोग कोई ना कोई एक प्लानिंग करेंगे और उसके बेस के ऊपर उसको डेवलप करते जाएंगे। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि ये छोटे छोटे पार्ट में हम लोग जो डेवलप कर रहे हैं उसमें हमेशा हम लोग वाटरफॉल मॉडल ही अप्लाई करें, हम लोग इंक्रीमेंटल अप्रोच भी फॉलो कर सकते हैं कि ओके एक पार्ट बन गया, उसको एनालाइज किया, बराबर बना है तो चलो दूसरा पार्ट बना दो, वो फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट अभी प्रॉपर वर्क कर रहे हैं तो चलो तीसरा पार्ट बना दो, इसको इंक्रीमेंटल बोलते हैं। या फिर इटरेशन में भी हम लोग बना सकते हैं, मल्टीपल इटरेशन आपके प्रोजेक्ट के साइमल्टेनियस चलेंगे, एक साथ चलेंगे। और उसके आगे आता है अजाइल डेवलपमेंट, जहां पे आपको क्या बोला है, स्पेसिफिकेशन, डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन, टेस्टिंग आर इंटरलिव्ड एंड आउटपुट फ्रॉम द डेवलपमेंट प्रोसेस आर डिसाइडेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ निगोशिएशन ड्यूरिंग द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो मतलब हम लोगों ने ये बोला है कि ओके चलो हम लोग अजाइल डेवलपमेंट अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अभी यहाँ पे हम लोगों का चेंजेस ये है कि हम लोग डिजाइनिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे, जो हम लोगों को कोई एनिमेशन कुछ चीजें या कुछ देना है उसके ऊपर हम लोग का ज्यादा फोकस रहेगा। सो यहाँ पे आपको देखो क्या बोला है, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग होगा, जो ऑलरेडी हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है। अब ये रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के ऊपर देखो यहाँ पे आपको ये एरो दिख रहा है, मतलब जब तक रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट आपके कंफर्म नहीं होते कि यही वाला है, उसमें कोई अभी कोई एम्बिग्विटी नहीं है, कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, यही स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, तो ये रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन हम लोग डिजाइनिंग के लिए देंगे। धीरे धीरे जैसे उसके ऊपर डिजाइनिंग होते जाएगा वैसे वैसे हम लोग उसको डेवलप करते जाएंगे। अब वापस अगर डिजाइन या इम्प्लीमेंटेशन में कहीं पे अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं तो वो सेम चेंजेस के लिए हम लोग वापस किसको रिक्वेस्ट करेंगे, रिक्वायरमेंट गैदरिंग टीम को। वापस फिर वो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग करेंगे, कौन से रिक्वायरमेंट काम के हैं, कौन से काम के नहीं है, कौन से हम लोग के लिए सूटेबल है, विद इन दैट टाइम हो सकते हैं, ऐसे कुछ है। उसके ऊपर फोकस करने के बाद में वापस फिर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन हम लोग डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट टीम को देंगे, वो वापस उसके ऊपर काम करेंगे। सो दिस साइकिल गोज ऑन। लेकिन अजाइल के अंदर हम लोगों ने क्या किया, ये जो सेंटर में जो फिजिबिलिटी स्टडी, आप रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में हम लोग ये जो एक्स्ट्रा काम जो यहाँ पे हो रहा है एक स्टेज पे, जहाँ पे फिजिबिलिटी स्टडी ये वो जो भी एक्स्ट्रा काम हो रहा है वो हम लोगों ने हटा दिया डायरेक्टली, और 2 ही स्टेज रख दिए। कहाँ से, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग से डिजाइन पे जाओ, डिजाइन से प्रॉब्लम है तो वापस रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग पे आओ। दैट इज द अजाइल। मतलब हम लोग होगा उतना शॉर्टकट वे में करने की ट्राई कर रहे हैं, नंबर ऑफ स्टेप्स, नंबर ऑफ पीपल जो है उसको कम करने की ट्राई कर रहे हैं, सो दैट रिक्वायरमेंट पीपल कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट विद डिजाइन एंड डेवलपर्स
and design and developer can directly communicate with requirement engineering. So that is the main benefit. Next जो आपका point है, that is this one, टेक्निकल ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज. क्या क्या होता है? बहुत सिंपल है. टेक्निकल इशू में क्या आएगा? अभी तक हम लोग सिर्फ वेबसाइट बना रहे थे, अब सडनली आप मोबाइल ऐप बोलोगे तो हम लोग के लिए वो इतना इजी नहीं होगा. जो हम लोग के पास स्टाफ है वो सालों से कोई एक सिमिलर टाइप के प्रोजेक्ट्स के ऊपर ही काम कर रहा है, तो आप सडनली बोलेंगे कि हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी ऐड करने वाले हैं सॉफ्टवेयर में, क्लाउड कंप्यूटिंग ऐड करने वाला है, तो क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन डेवलप करने का उनके पास नॉलेज नहीं है, स्किल्स नहीं है. आप बोल रहे हो कि अभी हम लोग के पास एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हम लोगों को बनाना है जिसके ऊपर लेक्चर्स ये सब कुछ ऑनलाइन हो पाएगा, तो वो टाइम पे वीडियो कॉलिंग फैसिलिटी या वॉइस कॉलिंग फैसिलिटी जो आजकल आपको गूगल मीट, MS टीम ये सब प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसमें जो फंक्शंस आ रहे हैं वो डेवलप करने का स्किल्स हम लोग के पास नहीं है. बराबर है. या फिर ऑर्गेनाइजेशनल के कोई इशू आ रहा है कि अभी कंपनी जो है वो अलग अलग स्टेट या कंट्री में खुद को स्प्रेड कर रहा है, और वो जो कंट्री में खुद को स्प्रेड कर रहा है वहां पे टेक्नोलॉजी एडवांस है कंपेयर टू इंडिया. तो जब हम लोग अगर कुछ डेवलपमेंट करेंगे तो यहाँ पे अभी आपको 2 पॉइंट्स पे फोकस करना पड़ेगा. एक तो इंडिया लेवल पे जहाँ पे हम लोग टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड है वो डेवलपमेंट होंगे, एंड दूसरा हम लोग US में जहाँ पे वो 5G पे काम कर रहे हैं, तो हम लोगों ने रोबोटिक्स टाइप के अगर कोई पॉइंट्स अगर ऐड किए तो उसके ऊपर हम लोग का फोकस रहेगा. मतलब अलग अलग प्लेस पे जहाँ पे आपका कंपनी रन कर रहा है, आपका बिजनेस रन कर रहा है, तो वहां पे वापस प्लेस टू प्लेस आपके कोई फंक्शंस एक्स्ट्रा रहेंगे, कोई कम रहेंगे. अगेन दैट इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम. गेटिंग? सो ये हम लोगों के कोई ना कोई एक प्रॉब्लमेटिक एरियाज होता है. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ वेरी डिटेल स्पेसिफिकेशन डिजाइंस बिफोर मूविंग फॉर इम्प्लीमेंटेशन, बिकॉज कभी कभी आपको ऐसा हो सकता है कि आपके रिक्वायरमेंट्स बाद में कहीं ना कहीं चेंजेस आ रहे हैं. इंक्रीमेंटल डिलीवरी काम करेगा नहीं करेगा वो देख लो. आप जब कस्टमर के पास से रैपिड फीडबैक ले रहे हो और वो जो फीडबैक मिल रहा है वो रियलिस्टिक है, काम का है, इंपॉर्टेंट है, या क्लाइंट या कस्टमर जो है वो बोर होके या उसका काम कम करने के लिए वो सिर्फ आपको बोलने के लिए बोल रहा है कि हाँ दिस इज प्रॉपर. आपका सिस्टम कितना बड़ा बनेगा वो देखो. आपके पास उतना बड़ा टीम है क्या जो कंटिन्यूअसली वो प्रोजेक्ट के ऊपर जितने अपग्रेडेशन होंगे उसके ऊपर काम कर सके. देन कौन से टाइप का हम लोग सॉफ्टवेयर या सिस्टम बना रहे हैं? आपको रियल टाइम सिस्टम बनाना है. रियल टाइम आजकल हम लोग जो भी बनाते हैं वो सारे रियल टाइम रहते हैं, और उसके साथ में कॉम्प्लेक्सिटी लेवल कितना है उसमें. सो नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हम लोग यूज कर रहे हैं उसी से वो बन पाएगा, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टाइप का कोई टेक्नोलॉजी का टेक्निक का हेल्प लेना पड़ेगा आपको. अब जो सिस्टम आप डेवलप कर रहे हैं वो लाइफ टाइम चलने वाला है या टेम्पररी है, उसके हिसाब से हम लोग मेहनत करेंगे. जैसे ये ऑनलाइन लेक्चर्स हम लोग के ऑनलाइन कॉलेज कंडक्ट हो रहा है, ये लाइफ टाइम नहीं चल रहा है. 6 महीना, 8 महीना, 1 साल, जब तक ये पैंडेमिक खत्म नहीं होता तब तक है. सो ये आपको देखना है कि लाइफ लॉन्ग चल रहा है कोई एक सिस्टम, उसके लिए आप डेवलप कर रहे हैं, या एक शॉर्ट टर्म के लिए उसके लिए डेवलप कर रहे हैं. अगर लाइफ लॉन्ग है या शॉर्ट टाइम है तो वो दोनों में टेक्नोलॉजिकली कौन सा सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल है उसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे. तो यहाँ पे आपको क्या बोला, अजाइल मेथड्स आर रिलाइड ऑन गुड टूल्स टू कीप ट्रैक ऑफ द इवॉल्विंग डिजाइन. कहाँ पे क्या चेंज है और उसको हम लोग कैसे वर्कआउट करेंगे. सो ऊपर जो भी हम लोगों ने चीजें पढ़े ना, वही सेम चीज अगर आप देखेंगे वही सेम थियरी वापस आपको यहाँ पे भी मिलेगा. ओके, सो ये आपका वो स्पेसिफिक पॉइंट्स आ गए. ओके, सो आई होप यहाँ तक जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया वो क्लियर है सबको. एनीवन, एनी डाउट्स टिल नाउ? एनीवन, एनी डाउट्स? नाउ इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोगों का दैट इज एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग. नाउ एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है? इफ यू कैन नोटिस हियर, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग मीन्स वी आर ट्राइंग टू डेवलप सम सॉफ्टवेयर, और वो जो सॉफ्टवेयर है ना उसको हम लोग होगा उतना और बेटर बनाने का ट्राई करेंगे. एक्सट्रीम अप्रोच टू इटरेटिव डेवलपमेंट. इटरेटिव डेवलपमेंट में हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोग एक छोटे छोटे इटरेशंस चलेंगे, मल्टीपल इटरेशंस चलेंगे, जिसमें मल्टीपल पार्ट्स हम लोग अपने प्रोजेक्ट के बनाते चलेंगे. अब उसी में यहाँ पे आप जब एक ही प्रोजेक्ट के
बहुत सारे वर्जन्स निकालते जाते हैं, जिसमें आप उसके प्रीवियस वर्जन में जो कोई प्रॉब्लम थे, एरर थे, बग थे, इसको सॉल्व करते जाते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग। लाइक एक सेम सॉफ्टवेयर पे कंटिन्यूअसली वर्क करना, एक सेम कोड पे कंटिन्यूअसली वर्क करना, और उसको होगा उतना बेटर और बेटर और बेटर बनाना। लेट्स टेक वन एग्जांपल कि विंडोज़ एक्सपी के ऊपर जब हम लोगों ने एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग अप्लाई किया, तो वो सेम कोड को हम लोगों ने थोड़ा सा रीमॉडिफाई किया, उसके अंदर कोई एडवांसमेंट किए, एंड वी केम अप विद अ न्यू वर्जन ऑफ विंडोज़ एक्सपी, दैट इज़ विंडोज़ 7। देन उसके ऊपर वापस हम लोगों ने वही कोड को और रीमॉडिफाई किया, उसको और थोड़ा बेटर बनाने का ट्राई किया, उसमें जो बग्स या एरर्स थे उसको और सॉल्व करने का ट्राई किया, एंड उसके बाद हम लोग उससे और एक नया वर्जन पे आ गए, दैट इज़ विंडोज़ 8। वापस उसमें कोई प्रॉब्लम थे, उसमें कोई चीज़ें मिसिंग थे, उसमें कहाँ पे कोई परफॉर्मेंस का इशू था, उसको वापस हम लोगों ने बेटर बनाने का ट्राई किया, एंड देन वी केम अप विद विंडोज़ 10। और वापस अभी आपको इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, इसके अंदर कुछ फंक्शंस जो अभी टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रहे हैं उसके साथ में कुछ चीज़ें जो मिसिंग रहेंगे, वो आपको अभी विंडोज़ का जो नेक्स्ट वर्जन जो भी 11, 12, 13, 14 जो भी आएगा उसमें मिलेगा। सो यहाँ पे वही बोला है, न्यू वर्जन्स जो है ये बनते जाएंगे, बराबर है। और उसके साथ क्या होगा, इंक्रीमेंटल डिलीवरी होगा। इंक्रीमेंटल डिलीवरी का मतलब समझो पहले तो सबसे बहुत प्रॉपर, कि इंक्रीमेंट का मतलब होता है कि कोई एक चीज़ हम लोगों ने बनाया, कस्टमर उस पर वर्कआउट कर रहा है, और उसके बाद वो चीज़ ढंग से चलने के बाद में उसके ऊपर हम लोग नए चीज़ ऐड करेंगे। इटरेटिव में क्या हो रहा है, हम लोग मल्टीपल इटरेशन में प्रोजेक्ट के पार्ट बनाते जा रहे हैं। हम लोग वेट नहीं कर रहे हैं कि ये कस्टमर देखेगा, वो बोलेगा कि हाँ प्रॉपर है, उसके बाद हम लोग नया बनाएंगे। इंक्रीमेंट में क्या होता है कि एक चीज़ कुछ बन गया है, वो यूज़ में है, कस्टमर उसको यूज़ कर रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, तब आप उसके अंदर और कुछ चीज़ें ऐड करो। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इंक्रीमेंटल डिलीवरी टू कस्टमर एवरी 2 वीक्स, मतलब आपने प्रीवियसली जो कुछ सॉफ्टवेयर का छोटा सा पार्ट डेवलप करके दिया है, वो कस्टमर ऑलरेडी यूज़ कर रहा है, और उसमें हम लोग वापस कुछ और एडेड फंक्शंस प्रोवाइड करेंगे उसको, ये होगा। देन टेस्ट, ऑफ कोर्स जो भी आप नया बिल्ड करेंगे उसके ऊपर टेस्ट अप्लाई होगा ही, और एक्सेप्टेड टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर वो कस्टमर एंड पे अगर वो एक्सेप्ट होता है, तो ही हम लोग उसके आगे वापस नए डेवलपमेंट करेंगे। अगर कस्टमर बोलता है कि नहीं, हम लोगों ने जो रिक्वायरमेंट दिए थे या हम लोग को जो एक्सपेक्टेशन थे उससे ये मैच नहीं कर रहा है, तो हम लोग उसको वहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। इसके बाद में आता है एक्सपी, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग एंड अजाइल प्रिंसिपल्स। अब अजाइल अजाइल प्रिंसिपल्स या अजाइल प्रोसेस आपको क्या बोलता है कि हम लोग एक डायनेमिक अप्रोच फॉलो करेंगे। जैसे आपका सॉफ्टवेयर मॉडिफाई होगा, वैसे आप अपना एसडीएलसी मॉडिफाई करो, और अपने बेस्ट पॉसिबल वे में आप जितना जल्दी से जल्दी वो प्रोजेक्ट बना सको, वैसा एक डायनेमिक अप्रोच आप बना सकते हैं यूजिंग अजाइल प्रोसेस। और एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग आपको ये बोलता है कि पूरा नया सॉफ्टवेयर बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर को ही और बेटर से बेटर बनाने की ट्राई करो, उसी में आप टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करने की ट्राई करो, वही कोड को आप और एफिशिएंट बनाने की ट्राई करो, वही कोड के ऊपर आप उसका परफॉर्मेंस इंप्रूव करने की ट्राई करो। सो यहाँ पे क्या बोला है, इंक्रीमेंटल डिलीवरी होगा, थोड़ा बनाया, डिलीवर किया, वो प्रॉपर चल रहा है, वापस थोड़ा बनाओ, वापस थोड़ा डिलीवर करो, तो थोड़ा 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 ये जो है, आप देखो यहाँ पे क्या बोला है, इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट इज सपोर्टेड थ्रू स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट रिलीज ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर। छोटे 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 पार्ट बनाएंगे हम लोग, और धीरे 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 उसको रिलीज करते जाएंगे। तो सपोज अभी मेरे पास कोई एक सॉफ्टवेयर है जिसका वर्जन है 1 है, देन आपने उसके अंदर 5-6 फंक्शन और ऐड किया, मेरा वर्जन बन गया 1.1। देन वापस आपने 5-6 फंक्शन उसमें ऐड किया, तो जब मैं, जैसे आप मोबाइल ऐप को कैसे अपडेट करते हैं, फेसबुक व्हाट्सएप को आप अपडेट करते हैं, तो एवरी टाइम यू विल फाइंड आफ्टर अपडेट्स यू विल फाइंड सम और द अदर सम चेंजेस, और सम एडेड, दे माइट हैव एडेड सम और द अदर न्यू फंक्शन, और दे हैव रेक्टिफाइड द प्रीवियस बग्स। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी होगा, स्मॉल स्मॉल हम लोग डेवलपमेंट करेंगे और उसको हम लोग रिलीज करते जाएंगे। सो ऑन एवरी अपडेट फ्रॉम द डेवलपर एंड यू विल फाइंड सम और दी अदर न्यू फंक्शंस जो आपके एडेड फंक्शन के साथ में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, कस्टमर इन्वॉल्वमेंट जो होगा वो फुल टाइम होना चाहिए, मतलब आप धीरे धीरे छोटा छोटा पार्ट बार बार आप डेवलप करके कस्टमर एंड पे भेज रहे हैं। सो आप महीने 2 महीने में एक बार कस्टमर से डील करेंगे, बात करेंगे, ऐसा नहीं होगा। कंटिन्यूअसली हम लोग का कस्टमर के साथ में कंटिन्यूअस इंटरेक्शन चलते रहेगा। सो ये जो इंटरेक्शन है, इसके लिए आपके पास कोई तो डेडिकेटेड कस्टमर होना चाहिए, टेक्निकल, जिसको नॉलेज हो बेसिक,
और जो कंटिन्यूअसली आपको हेल्प कर पाए, आप अगर कहीं पे अगर कुछ डेवलपमेंट कर रहे हो तो उसके ऊपर वो रिव्यूज या आपने फीडबैक दे पाए। देन उसके आगे पीपल नॉट प्रोसेस थ्रू पेयर प्रोग्रामिंग, बराबर है, पीपल नॉट प्रोसेस थ्रू पेयर प्रोग्रामिंग, कलेक्टिव ओनरशिप एंड अ प्रोसेस दैट अवॉइड अ लॉन्ग वर्किंग आवर्स। सो बेसिकली यहाँ पे वही बोला है कि आपको क्या करना है, आप प्रोसेस करो पैर प्रोग्रामिंग के थ्रू, मतलब आप ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व करने के बदले आप पैर प्रोग्रामिंग, मतलब ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने के बदले आप 15-20 घंटे किसी को बिठाने के बदले आप पैर प्रोग्रामिंग पे फोकस करो। अब पैर प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है कि आपने सपोज फॉर एग्जांपल कि मैंने एक डेवलपर कोड कर रहा है और उसके साथ में दूसरा जो डेवलपर है वो जो कोड कर रहा है ना उसको रिव्यू करते जा रहा है, सो उसको हम लोग पैर प्रोग्रामिंग बोलते हैं। गेटिंग दैट इज व्हाट वी मीन बाय पैर प्रोग्रामिंग। सो यहाँ पे आपको वही बोला है कि ऐसे कोई पैर प्रोग्रामिंग पैटर्न जो है वो हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे, जिससे क्या होगा, आप कलेक्टिव ओनरशिप रखो, मतलब डेवलपमेंट अगर हुआ है तो कोई एक का डेवलपमेंट एफर्ट्स डालने की वजह से वो डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है, सबके एफर्ट्स जब कंबाइन हुए तब जाके कोई एक डेवलपमेंट खत्म हुआ है। अगर कोई कहीं पे अटकता है तो कोई एक्सपर्ट डेवलपर अगर वहाँ पे अवेलेबल है तो उसका काम हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दूसरे को हेल्प नहीं करेगा, नहीं, वो टीम बिल्डिंग एक मोटिवेशन होना चाहिए हमेशा, चेंज सपोर्ट होना चाहिए रेगुलर रिलीज के साथ में। रेगुलर रिलीज में हम लोग क्या करेंगे, जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसको धीरे 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 आप अपडेट करते जाओ एंड सिंप्लिसिटी मेंटेन रखो, बराबर है। आपको आपने कोई दूसरे का देखा है कि ओके ये कोई एक नया SDLC आया है, अब वो उतने कॉम्प्लेक्सिटी डालने की ज़रूरत नहीं, कोई एक चीज़ अगर बहुत सिंपल वे में हो रहा है तो वही आप फॉलो करेंगे। सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, सिलेक्ट यूजर स्टोरीज फॉर दिस रिलीज, कि ओके यूजर्स को सपोज लास्ट टाइम जब अब वो चैट कर रहे थे तो ये प्रॉब्लम आ गया, देन आपने वो स्टोरी को ब्रेक डाउन किया तो उसमें से आपको पता चल गया कि ओके ये वाले कुछ अपडेट्स जो है वो हम लोग को डालने की ज़रूरत है। सपोज अगर मैं बोल रहा हूँ कि यूजर्स लाइव गए थे तो वो टाइम पे जब वो लाइव थे तो किसी के साथ अगर चैटिंग करने का ट्राई कर रहे थे तो उनका लाइव फीड जो है वो कहीं ना कहीं अटक रहा था, या फिर उसमें से थोड़ा सा उनको पार्ट निकाल के इंस्टा पे डालना था तो वो टाइम पे वो नहीं हो रहा था। तो ये हम लोगों ने क्या किया, जो हम लोगों के यूजर्स थे उनके स्टोरीज हम लोगों ने देखा और उसमें से कुछ प्रॉब्लम्स जो उनको फेस करने पड़े थे उनको आइडेंटिफाई करके हम लोगों ने नया प्लान रिलीज किया, और जिसमें हम लोग बताएंगे कि ओके क्या चीज़ हम लोग डेवलप करेंगे, क्या चीज़ हम लोग एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेट करेंगे, और टेस्टिंग कौन से वे में होगा, रीटेस्ट होगा और रिग्रेशन टेस्ट होगा, ये तो डेफिनेटली होगा। और एक बार ये रीटेस्ट एंड रिग्रेशन टेस्ट अगर सक्सेस हो गया उसके बाद में यू रिलीज दैट सॉफ्टवेयर, और रिलीज करने के बाद में जब वापस कस्टमर्स उसको यूज करेंगे या यूजर्स उसको यूज करेंगे, सो कीप ऑन इवेल्युएटिंग दैट सिस्टम और अ सॉफ्टवेयर। अब देखो कि इवेल्युएशन के अलग अलग टूल्स रहते हैं हम लोग के पास, लाइक गूगल एनालिटिक्स जो एनालाइज करता है वेबसाइट के ऊपर आपने क्या फंक्शंस डाले और उसमें से कौन से फंक्शन सबसे ज़्यादा यूजर्स के साइड से डिमांड में है और कौन से फंक्शंस यूजर्स जो है वो कम यूज़ कर रहे हैं। सो हर एक जो कंपनी है ना वो ऐसे एनालिटिकल टूल्स का हेल्प लेके आइडेंटिफाई करते हैं। इंडिविजुअली पर्सनली हर कोई यूज़र को पूछ के मतलब नहीं होता है, वो प्रॉपर आंसर नहीं दे पाएंगे। सो दिस एनालिटिक टूल्स बेसिकली हेल्प्स अस टू इवेल्युएट द सिस्टम एंड एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम यूजर्स अगर कोई एक फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पा रहे या कोई एक फंक्शन आपके सिस्टम पे मिसिंग है जो कोई दूसरे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, वो भी आप यहाँ से इवेल्युएट कर सकते हैं। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में क्या आएगा, एक तो इंक्रीमेंटल प्लानिंग आएगा, धीरे 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 थोड़ा थोड़ा चीज़ें जो है वो आप ऐड करते जाओ। तो यहाँ पे इंक्रीमेंटल में क्या होगा, आपने 4 फंक्शंस दिए हैं, ये हफ्ते वो चल रहे हैं तो 2 हफ्तों के बाद और उसमें 4 फंक्शन हम लोग ऐड करेंगे। सो इसका मतलब क्या है, एक पूरा प्रोजेक्ट एक साथ नहीं देना है, आप छोटे छोटे रिलीज करते जाओ। और जब आप छोटे छोटे रिलीज करेंगे ना तो आप जो छोटे छोटे फंक्शंस बनाएंगे, मतलब छोटा छोटा पार्ट जो आप बनाते जा रहे हैं एवरी 10-15 डेज में, उसका डिज़ाइन भी आपका बहुत सिंपल रहेगा और उसको टेस्ट करने के लिए भी आपको ज़्यादा वर्कआउट नहीं करना पड़ेगा। एंड एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग टेस्ट केसेस लिख के रखेंगे जिसको आप फॉलो करके आप खुद से टेस्ट कर सकते हैं या ऑटोमेटेड टेस्टिंग टूल का हेल्प भी ले सकते हैं, जिससे आपका सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली टेस्ट हो जाएगा। एंड रीफैक्टरिंग होगा, ऑल डेवलपर्स आर एक्सपेक्टेड टू रीफैक्टर द कोड कंटिन्यूअसली एज सुन एज पॉसिबल, जिससे क्या होगा, आपका कोड इम्प्रूवमेंट में हेल्प होगा। और आप जब अगर कोई कोड कंटिन्यूअसली अगर वेरीफाई करते जाएंगे, रीफैक्टर करते जाएंगे, तो उसमें अगर कहीं पे कोई एक बैकडोर है, कहीं पे कोई लूपहोल है, तो वो भी आपको बहुत सिंपली पता चल जाएगा। अब एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के प्रैक्टिस क्या रहता है, सबसे पहले तो पेयर प्रोग्रामिंग।
मतलब एक डेवलपर कर रहा है, दूसरा डेवलपर बाजू में बैठ के वो जो कोडिंग कर रहा है उसको एनालाइज करते जाएगा। तो अगर डेवलपमेंट के टाइम पे कुछ प्रॉब्लम है तो दो डेवलपर्स का जब माइंड होगा तो वो डेवलपमेंट जो है वो सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा हो गए। कोई एक पर्सन कोई एक पर्सन के बेस के ऊपर पूरा प्रोजेक्ट नहीं बन रहा है, कलेक्टिव ओनरशिप है। मतलब हर किसी के जब एफर्ट्स मिले हैं तब जाके पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है। सो अगर कोई एक एक्सपर्ट है और उसके उसके हेल्प की वजह से कोई एक बड़ा बग या एरर सॉल्व हो गया तो वन शुड नॉट थिंक कि ओके मेरे वजह से ये सॉल्व हुआ, अदरवाइज अभी तक रिलीज नहीं होता था। आपके वजह से वो बग सॉल्व हुआ है, लेकिन जो डेवलपमेंट हुआ है उसमें तो सबके एफर्ट्स है। सो कोई एक फ्रेशर हो या कोई एक एक्सपीरियंस हो, सबके कलेक्टिव ओनरशिप रहेगा, सबके कलेक्टिव एफर्ट्स रहेंगे। और उसके आगे कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन करते रहो। इंटीग्रेशन मतलब अभी आपने 4 फंक्शंस अगर प्रोवाइड किए तो उसके बाद में वापस आप 4 फंक्शन प्रोवाइड करेंगे तो प्रीवियस 4 फंक्शंस जो ऑलरेडी क्लाइंट एंड पे है उसके साथ में ये वापस प्रॉपर कनेक्ट होने चाहिए, प्रॉपर इंटीग्रेट होने चाहिए, तभी आपको रिलीज करना है। सो इंटीग्रेशन जो है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। कहीं पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी आपने कुछ न्यू फंक्शंस दिए वो प्रीवियस फंक्शन के साथ में प्रॉपरली अटैच नहीं हो रहे या प्रीवियस फंक्शन के साथ में प्रॉपरली मिलके काम नहीं कर पा रहे। सस्टेनेबल पेस पे काम करना है। मतलब कभी आप जोश में हो तो आपने बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट का काम कर दिया, एफर्ट्स कर दिए, हेल्प कर दिया, आपका प्रोजेक्ट स्मूथ चलने लगा। अभी आप बहुत ज़्यादा बिजी हो तो 10 रिक्वेस्ट 10 कंप्लेंट क्लाइंट साइड से आ रहे हैं, फिर भी आप ध्यान नहीं दे रहे हो। सर्टन फंक्शंस जो क्लाइंट या सर्टन न्यू रिक्वायरमेंट्स जो क्लाइंट साइड से आ रहे हैं आप उसको भी एंटरटेन नहीं कर रहे हो। सो दिस शुड नॉट बी द केस। एंड ऑन साइट कस्टमर मतलब हमेशा क्या करना है, आप देखो क्या बोला, अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एंड यूजर जो रहेगा उसको आपको ऑन साइड एक अपने साइड पे रखना है जो कंटिन्यूअसली आपको हेल्प करते रहेगा, बराबर है। और जो कस्टमर जो है वो आपका डेवलपमेंट टीम के साथ में रहेगा वहाँ पे। सो अगर डेवलपमेंट टीम अगर कुछ रॉन्ग कर रहा है सो कस्टमर साइड से ऑन साइड कस्टमर जो है ही इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग द सिस्टम रिक्वायरमेंट। बिकॉज हम लोगों ने जब डेवलपमेंट की है तो कस्टमर साइड से एक टेक्निकल पर्सन को साथ में रखा है कि अगर हम लोग के साइड से अगर कहीं पे कोई मिस्टेक हो, हम लोग को अगर कोई कन्फ्यूजन हो, एम्बिग्यूटी हो, तो वो टाइम पे वो एम्बिग्यूटी वो कन्फ्यूजन हम लोग क्लियर कर पाए। ठीक है, ये होगा। उसके बाद में नेक्स्ट अगर आप देखेंगे वी हैव अ रिक्वायरमेंट सिनारियो। सो यहाँ से ये जो एग्जाम्पल है यहाँ से हम लोग नेक्स्ट टाइम करते हैं। ठीक है, आज के लिए यहाँ तक ही रखते हैं। किसी को कोई डाउट है देन लेट मी नो। एनीवन, एनी डाउट्स गाइस, एनीवन? No, sir. No, sir. ठीक है।